हु इज अभिजीत, मतलब अभिजीत जी जो है वो कौन है, क्या करते हैं, आज जो भी है वो क्यों है। जी। कि मैं खुद डॉक्टर होके मुझे इतना प्रॉब्लम आ रहा है तो तो बाकी डेयरी फार्मर को तो आएंगे ही। हमने ये एक किया है कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये गाय छोड़ के दूसरा बिजनेस नहीं करने का। ये बताइए, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, क्या आपका फार्म प्रॉफिट में है? बिल्कुल प्रॉफिट नहीं। आपका फार्म एक बड़ा फार्म है, उसमें 700 अगर एनिमल है तो आपको कभी डर नहीं लगता? हेलो फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पर हम फिर एक फार्म पर आए हैं और ये फार्म महाराष्ट्र में है। आपको थोड़ी देर में आइडिया हो जाएगा कि ये फार्म किनका है, लेकिन ये फार्म महाराष्ट्र में वन ऑफ द टॉप मोस्ट जो अच्छे फार्म में हैं उनमें इनकी गिनती होती है। और मेरे साथ आज फार्म के एक पार्टनर हैं मिस्टर अभिजीत बालगुडे। बहुत यंग हैं और बहुत यंग एज से डेयरी फार्मिंग भी कर रहे हैं। और स्पेशली जो देखने वाली चीज़ है वो ये कि जिस एज में लोग कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि जो थोड़ा फैंसी हो, जो थोड़ा दिखने में हाई टेक हो, साफ सुथरा हो, उस एज में उन्होंने डेयरी फार्मिंग को अपनाया। सिर्फ अपनाया ही नहीं, डेयरी फार्मिंग को समझते हुए उसमें आगे अपनी पढ़ाई को भी जारी किया। और मेरे साथ बात करते उन्होंने कई ऐसी अपनी लाइफ की बातें बताई हैं जो ये शो करता है कि डेयरी फार्मिंग उनके एक पैशन की चीज़ है, ना कि वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको पैसा कमाना है। एक उनमें इसका पैशन है और पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ मिस्टर अभिजीत जी से। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। और आपका डेयरी फार्म ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी इसका नाम मैंने सुना हुआ है। जी। और मैं बहुत इस डेयरी फार्म से, जब मेरा करियर डेयरी फार्मिंग में शुरू हुआ था तब से मैं इस फार्म से थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूँ। जब ये फार्म अभी बिल्कुल मॉडर्न डेयरी फार्मिंग के स्टार्ट में था और फिर धीरे धीरे आपने तो अब एक्सपैंड करके बहुत बड़ा कर लिया। तो ओवर टू यू। मैं बीच में नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आपका एक्सपीरियंस है और जो आपकी लर्निंग्स है वो ये वीडियो देखने वालों के सबके काम आए। स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही सवाल से करूँगा कि अपने बारे में कुछ बताएं कि हु इज़ अभिजीत, मतलब अभिजीत जी जो है वो कौन है, क्या करते हैं, आज जो भी है वो क्यों है। ओवर टू यू। मेरा नाम अभिजीत जी। बालगुडे। जी। मैं 2009 में 2009 में मेरा बीकॉम कंप्लीट हो गया। जी। और 2010 में मैं और मेरे मामा जी जो वेटरनरी डॉक्टर है, जी। तो उन्होंने कुछ साल इधर प्रैक्टिस किया है, मतलब 20 साल तक प्रैक्टिस किया। जी। और उन्होंने फिर 2003 में डेयरी फार्म की शुरुआत की 20 गाय से, 20 काउ से। ओके। तो उन्होंने फिर बढ़ाते बढ़ाते 100 काउस तक चले गए थे। तब मेरा बैचलर कंप्लीट हो गया। तो बैचलर कंप्लीट होने के बाद वो बोले कि हम ये बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए कौन तो चाहिए इधर करने के लिए, हम्म। मतलब बिजनेस बढ़ा दो, क्योंकि उनको बाकी के भी बिजनेस थे। तो वो बोले कि आप आ सकते हैं तो फिर हम आगे बड़ा फार्म कर सकते हैं। जी। तो मैं मेरा बैचलर होने के बाद फिर एमकॉम को एडमिशन लिया, लेकिन इधर का डेयरी का नॉलेज लेना चालू किया 2010 में। ठीक है। फिर 2010 से फिर हमने जगह थोड़ी बदली फार्म की। तो उसमें हमारा विजन था कि कम से कम 500 एनिमल का फार्म करें। तो मैं 2010 में आ गया इस बिजनेस में। मैं और मेरे मामा जी ने बहुत सिखाया मुझे हम्म। और इसमें डेयरी बिजनेस का। जी। और उन्होंने फिर 2010 से मैं ये बिजनेस में आ गया सॉरी। और फिर थोड़ा मैं भी सोचा कि थोड़ा मॉडर्न चाहिए फार्म, तो समझिए कि कुछ ऐसा करे कि 500 एनिमल कम से कम आदमी में चले। फिर उसका एटोमाइजेशन हो, या जो TMR मशीन है, कुछ मिल्किंग पार्लर है, जी। मतलब कम से कम आदमी में। और अच्छा दूध, मिल्क क्वालिटी भी अच्छा रहे, क्योंकि हम जब देखते थे पहले तो हाथ से दूध निकालते थे।
या कुछ ऐसा थोड़ा उसमें बैक्टीरियल लोड वगैरह ज़्यादा रहता, तो ये देख के थोड़ा हमने मॉडर्न डेयरी की तरफ चलने के लिए मैंने और मेरे मामा जी ने फिर शुरुआत की, और 2014 में इधर हम फार्म लाए। अभी इस अभी जगह जो पर, फार्म है वो, इस जगह। जी। तो पहले अलग जगह पे था, इधर से 6 किलोमीटर पे था। अच्छा। तो मैंने 2010 से सर चालू किया है इसमें, और अभी 2024 है, मतलब 14 साल। 14 साल हो गए जी। इसमें। तो मेरे मामा जी ने बहुत मुझे सिखाया इसमें जी। कि डेयरी फार्मिंग कैसी की क्या, कि मैंने भी थोड़ा एडॉप्ट किया। और मैं बाहर से फिर एमकॉम किया, फिर डेयरी डिप्लोमा किया सर। मतलब इसका थोड़ा नॉलेज आने के लिए, और मतलब गाय का नॉलेज और बढ़ने के लिए, या कुछ हमारे पास भी सर्टिफिकेट चाहिए कि उसका थोड़ा सपोर्ट रहता है कि सर्टिफिकेट है हमारे पास, सीखा हुआ कुछ तो है। जी। 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 तो ये बाकी के भी लोगों ने, बहुत से डॉक्टरों ने भी मुझे नॉलेज दिया। कुछ इंटरनेट में भी, इंटरनेट से नॉलेज मिला, और इधर से फिर ऐसे फिर मैंने, मेरा एंट्री हो गया इसमें। फिर मैं आया था इस बिजनेस बिजनेस में तो 100 गाय था, और अभी 700 के करीब गाय है। टोटल हर्ड हमारा 700 के 700 का आसपास। है। तो मामा जी मतलब डॉक्टर रविंद्र सावंत, डॉक्टर रविंद्र सावंत। और उनका इस जगह पे बहुत नाम मैंने सुना हुआ है। हाँ। लगभग पूना डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड हैं वो सब उनको पहचानते हैं। पहचानते हैं, जानते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि वो लोगों की हेल्प भी बहुत करते हैं। अगर किसी को डेयरी फार्मिंग में कोई मदद नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, या कोई कौन सा काम कैसे हो सकता है, कंसल्टेंसी जो चाहिए, और मुझे लगता है कि वो बड़े अच्छे से वो सपोर्ट करते हैं। जी सर। तो एक तरह से अब ये उनका खुद का भी फार्म हो गया जिसमें आप वो मिलकर फार्मिंग हम्म, कर रहे हैं। जी। अभिजीत जी, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए। आ, हमारे, वैसे तो मेरे मामा जी, 3 मामा जी है मेरे को, मुझे। जी। और सबसे बड़े जो है वो डॉक्टर रविंद्र सावंत, जी। जो कि इन्होंने ये सब चालू किया है बिजनेस। हाँ जी। तो वो पहले वेटरनरी डॉक्टर थे, हम्म। तो 1987 में उन्होंने प्रैक्टिस चालू किया, ओके। और वो 2003 तक प्रैक्टिस करते रहे। हम्म। आ, तो उस प्रैक्टिस छोड़ने के टाइम उन्होंने ऐसा ये किया कि जो जो फार्मर वो देखते थे कि वो कौन से भी फार्मर ऐसा प्रॉफिटेबल नहीं था। जी। ये जो मिल्क फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग में है ना, हाँ जी। क्योंकि उनके मतलब सब ऐसे गरीब ही थे, ऐसा कौन सा बड़ा आदमी ऐसा ये बिजनेस नहीं करता था सही सही। ये सपोर्टिव बिजनेस खेती के लिए, हाँ, मतलब इसको इसके लिए साइड बिजनेस माना साइड जाता है। बिजनेस माना जाता था। जी। तो उन्होंने ये सब देख के उनको पता चला कि इसमें सब टाइड अप गाय को करते, मतलब बांध के बांध के रखते, रखते हैं। उसमें कंक्रीट करते, फिर उसके ऊपर मास्टाइटिस का ज्यादा ये रहता है। मास्टाइटिस के डिसीज जो है वो बार बार आते हैं, थाइलेरिसिस आता है, या कुछ हुप के प्रॉब्लम रहते हैं इसमें। तो उन्होंने, फिर हमने देखा कि उन्होंने देखा कि थोड़ा लूज हाउसिंग का फार्म करके देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हाँ जी। थोड़ा उन्होंने पहले टाइड अप का किया कुछ कुछ साल, तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम आने लगे वो फार्मिंग में, जी। कि मैं खुद डॉक्टर हो के मुझे इतना प्रॉब्लम आ रहा है, तो तो बाकी डेयरी फार्मर को तो आएंगे ही। एब्सोल्युटली। फिर उन्होंने कुछ बफेलो भी परचेस की। ये अच्छा। गाय का थोड़ा बीमारी ज्यादा लगता था, तो जी। बफेलो, मतलब 50 बफेलो परचेस किया। अच्छा। फिर बफेलो में थोड़ा सा बाद में प्रॉब्लम आने लगा कि यील्ड कम है, या उसमें ऑक्सीटोसिन का यूज करना पड़ता है, या हम्म। उसके बच्चे संभालने पड़ते हैं मिल्क लेट डाउन के लिए। हाँ जी। या लेबर ज्यादा लगते हैं, मतलब हर 10 बफेलो के पीछे एक आदमी लगता है उसको मिल्किंग या बाकी सब करने में। जी। तो वो सोच के फिर वो कुछ उस टाइम तो ज्यादा इंटरनेट का 2000 में ज्यादा इतना ये नहीं था, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे कि उनसे मिले हो, कि वो जो बाहर के यूरोप गए थे, इजराइल को गए थे, या ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को ऐसे गए थे। तो उनसे बातचीत किए हो, तो वो बोले कि इजराइल में ऐसा ऐसा होता है कि लूज हाउसिंग का फार्म रहता है, हाँ जी। उसमें गाय खुली छोड़ दी जाती है। जी। तो उसमें पानी उधर ही रहता है, खाना उधर ही रहता है, और वो घूमते रहते हैं। तो ऐसा मॉडल एक 3-4 मॉडल डॉक्टर साहब ने तैयार किए।
हाँ जी। और उसमें फिर क्या क्या प्रॉब्लम कौन से मॉडल में आता है वो हाँ जी। थोड़ा एक है। लिस्ट बनाई उसकी। फिर उन्होंने फार्मर को भी ऐसे किए फार्म, वो सक्सेस हो गए उसमें कि बीमारी नहीं कुछ आ रहे। फिर गाय को धोने का नहीं है, चारा खाली डालने का है और दूध निकालने का है। जी। उसको ना बांधने का है ना उसका गोबर उठाने का है ना। लेकिन फार्मर का 50% काम उसमें कम हो गया। लेकिन आपका जो सवाल है वो मैं एक ही आदमी को ऊपर क्यों फोकस कर रहा हूँ कि उन्होंने ये सब ये किया है कि फैमिली के रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हाँ। उन्होंने जो किया है वो बताना बहुत जरूरी है। नहीं, एक डेफिनेटली एक उनका विजन। फैमिली के वो एक मेंबर भी है हमारे, हाँ जी। लेकिन उनका जो विजन था फार्मर के लिए ऐसा करने का, खाली मुझे करने का नहीं कि फार्मर क्यों नहीं सक्सेस हो रही, इसलिए उन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की है। लेकिन बहुत अच्छी। उनका तो प्रैक्टिस चालू ही था या दूसरे बिजनेस थे, लेकिन फार्मर क्यों आगे नहीं जा रहे हैं उनको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उन्होंने ऐसे फार्म अलग अलग किए। फिर उसमें वो सक्सेस हो गए। और उन्होंने फार्मर को शुरुआत में 30 फार्मर को ये फार्म डाल के दिए। ओके। फिर वो भी सक्सेस हो गए तो फिर और ऐसा भी तो 350 फार्मर को उन्होंने फार्म डाल के दिए। 350 पाँच। 3.5 हमारे एरिया में, इस बाकी अलग एरिया में थोड़ा अलग है। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ। और बाकी सर फिर फैमिली मेंबर का जो हम ये करेंगे तो मेरे फैमिली में मेरे 3 मामा जी हैं। फिर मेरे फैमिली में मैं मेरे पिताजी माताजी, हम्म। मेरी वाइफ है और मुझे एक लड़की है। जी। मेरी वाइफ एडवोकेट है। ओके। मेरी लड़की छोटी है, अभी 6 साल की, वो अभी स्कूल में जाती है। जी। और सर बाकी 2 बहन है उनकी शादी हो गई है। ठीक है। ऐसा फैमिली है मेरा। नहीं, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि डॉक्टर सावंत का जो इतना मेहनत उन्होंने आम लोगों के लिए की, आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हम्म। हो, और आप एक तरह से पूरा क्रेडिट जो उनका बनता है आप उनको पूरा क्रेडिट दे रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। और आपके तो चलो वो फैमिली मेंबर हो गए, इन जनरल इस इंडस्ट्री की भी अगर मैं बात करूं, हम्म। डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री जिस उससे गुजर रही है, कोई बहुत कम फार्म है जो सक्सेसफुल है। हम्म। ज़्यादातर फार्म खुलते हैं और कुछ सालों बाद बंद हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो इस इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए लोगों की हेल्प की, आपने बताया 350 फार्म अब तक वो हम्म। सपोर्ट कर चुके हैं। उसमें छोटे फार्म भी होंगे, बड़े भी होंगे, हम्म। गाय वाले भी होंगे, भैंस वाले भी होंगे। और लोगों को गाइड करना कि फार्म को किस तरीके से करो तो आप हम्म। प्रॉफिट में आओगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी सर। बहुत अच्छी बात है ये। थैंक यू। एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने आप मतलब कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे थे, जी। बैचलर ऑफ कॉमर्स कर रहे थे आप, हम्म। फिर भी आप डेयरी फार्मिंग में क्या सिर्फ इसलिए आए क्योंकि आपने मामा जी को डेयरी फार्मिंग करते देखा था, या कुछ और शौक भी आपको हो गया था? नहीं, मुझे क्योंकि मैं मामा जी के पास ही रहता था तो घर में हर रोज मतलब जानवर के बीच में तो हर रोज ही था। हम्म। मतलब घर का फार्म था तो जानवर के बीच में ही जी। था। जी। तो उसमें ऑटोमेटिक अट्रैक्शन हो गया, हर रोज हाँ। काम करते थे या कुछ वो सिखाते थे हमको। उन्होंने ये किया कि इसमें आने के लिए थोड़ा मोटिवेट मोटिवेट किया। किया। मतलब कैसे हम अभी 50 है तो मतलब 20 से चालू किया तो 100 पे गए हैं अभी तक जी जी जी। 5-6 साल में। तो फिर और 100 से हम 500 तक जा सकते हैं, कुछ थोड़ा इसका बैंक का ये ले सपोर्ट ले हाँ जी। या लोन से या कुछ से। तो हम्म। हम 100 से 500, 500 से 1,000 जा सकते हैं। हमारा उस टाइम उन्होंने एक डेयरी प्रोक्योरमेंट भी चालू किया था, मतलब एक कलेक्शन मिल्क हाँ जी। कलेक्शन भी चालू किया। 2006-7 के बीच में चालू किया था। तो फार्मर के लिए भी उनको काम करने का था और इधर अपना खुद का भी फार्म बनाने का था। तो एक थोड़ा वो उन्होंने ये दिया कि 500 करेंगे, 1,000 करेंगे, उसमें ऑटोमाइजेशन हम कर सकते हैं या आप देखो क्या करने का है क्या नहीं करने का है। और पहले से घर में फार्म होने के बाद थोड़ा उसका एक अट्रैक्शन रहता है कि हमको भी अभी 100 है तो 200, मतलब किसका दूसरा बिजनेस होगा। समझे दुकान है एक ऐसा ऐसा, तो हम्म। उसको लगता है कि 2 ब्रांच करेंगे, 3 ब्रांच करेंगे, 5 हाँ, ब्रांच करेंगे। बढ़ाएंगे इसको।
खुद का बिजनेस उसमें इन्वॉल्व रहता है तो उसका फिर आगे का थोड़ा गोल्स रहते हैं या टारगेट्स रहते हैं। एग्जैक्टली। तो हमें वो अट्रैक्शन उन्होंने दिया और फिर हम ये बिजनेस में मैं आ गया। उनका भी लड़का जो मामा जी का किरण है वो भी अपना डेयरी मार्ट ये संभालता है। जी। तो अभी सब हमारे जो अभी मेरे 2 नंबर के जो मामा जी है उनका लड़का अभी बीएससी कर रहा है हाँ, राजस्थान को। तो तो उसको पूरा भी इसमें पूरी आने का है। फैमिली ही पूरी डेयरी फैमिली फार्मिंग इन्वॉल्व में है। ही इन्वॉल्व हो रही है। हाँ बट हमने ये एक किया है कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये गाय छोड़ के दूसरा बिजनेस नहीं करने का है। इससे रिलेटेड बहुत बिजनेस है वो आप सब कर सकते हैं। आप उसके सपोर्टिंग बिजनेस में आ सकते हैं। हाँ। बट मैं वैसे जानना चाहता हूँ, हम्म, आपने जो कहा मैं समझ गया कि इस फैमिली में जो भी बिजनेस करेगा वो डेयरी फार्म डेयरी से फार्म रिलेटेड ही करेगा। बट बाय चांस अगर डेयरी फार्मिंग में आप नहीं आते, हम्म, फिर आप किस स्पेस में जाते? बाय चांस, हाइपोथेटिकल। नहीं ये बता नहीं सकता हूँ मैं। लेकिन पहले से इसमें आने का मन था। उन्होंने भी डॉक्टर साहब ने भी सपोर्ट किया मुझे। जी। लेकिन नहीं आता तो भी कौन सा तो बिजनेस ही करता। ठीक है। जो फैमिली बिजनेस होता वो ठीक। करता। नहीं, ये जस्ट मेरे मन में वैसे ही आया। कई बार हम बचपन में सोचते हैं ना, पायलट बनना है, एडवोकेट। नहीं ऐसा घर में माहौल नहीं था कि कौन नौकरी करे। अच्छा, हाँ सब ठीक है। बोलते थे कि नहीं जो अपना कुछ बिजनेस कर। करना है। वो सब लड़के अभी भी जो लड़के मेरे से छोटे हैं या हम्म। और जो कुछ स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे हैं उनको भी डॉक्टर साहब का ये कहना है कि करना है तो बिजनेस ही करना है। हम्म। नौकरी नहीं करनी है। गुड। अच्छी बात है। मतलब सच में अपना बिजनेस अपना ही होता जी। है। डेयरी फार्मिंग में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपने डेयरी फार्म खोला है तो आप 24 घंटे के लिए डेयरी फार्म के लिए ही हो। जी। आप अपना अदरवाइज लाइफ एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, हम्म। ऐसा कहा जाता है। क्या आपके केस में ऐसा ही है? नहीं मेरे केस में मतलब हमारे केस में ऐसा नहीं है। क्योंकि जो अभी इधर मैनेजमेंट जो किया है इधर क्योंकि शुरुआत में था कुछ 6 7 8 साल तक हमने भी 24/7 मतलब इधर ही फार्म पे ही रहते थे। हाँ जी। या डॉक्टर साहब रहेंगे या मैं रहूंगा ठीक है। दोनों में से एक रहेंगे। लेकिन अभी क्या हो गया है सर जो इधर हम अभी 3 डॉक्टर से इधर फार्म पे कुछ अलग अकाउंट के लिए अलग आदमी है फिर फील्ड मैनेजमेंट के लिए अलग आदमी है। फिर ऐसे लोग जो है वो टीम बन गई। टीम बन गई। और कुछ इसमें ऐसे एसओपीज हो गई या कुछ चेकलिस्ट हो गई कि वो काम करने के लिए वो आदमी ने करने का मतलब जो पर्सन है उसको जिम्मेदार ड्यूटीज डिवाइड हो गई। ड्यूटी डिवाइड हो गई। और वो उतना करता है तो उसमें सब काम आते हैं। और अब 15 साल का मेरा 14 15 साल का और डॉक्टर साहब का 20 25 साल का एक्सपीरियंस हो गए है। हाँ जी। तो इसमें क्या क्या काम रहते हैं डेली के कौन से है हम्म। वीकली कौन से है हम्म। फोर्टनाइटली कौन से है मंथली कौन से है हाँ जी। उसकी चेकलिस्ट रहती है। उसके हिसाब से हर एक आदमी को काम जो है वो डिवाइड कर दिया है। और उन्होंने खाली वो काम करने का है वो जो फिर व्हाट्सएप ग्रुप है या उस पे डालते हैं वो मतलब ऑथेंटिकेशन के लिए कि ये काम हो गया है कि नहीं हो गया कंफर्मेशन, मतलब कंफर्मेशन ओके, के लिए। टेक्नोलॉजी भी अच्छे से यूज हाँ करी है। हाँ। तो वैसा हम चला रहे तो हम इधर नहीं रहते तो भी फार्म चलता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि उसको एक हर रोज उसका ये लेना पड़ता है जानकारी लेनी पड़ती है कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। वो फोन फोन बाहर गए तो फोन चालू रहते हैं। ठीक है। अब वो तो आजकल एक हाँ सबके साथ है। हाँ। अ, जब से आज से 25 30 पहले साल पहले जब से मोबाइल फोन आए, जी तब से ये सुविधा तो होगी कि आप अपनी जगह छोड़ के कहीं जा सकते जा हो और सकते फोन के थ्रू अपना बिजनेस हैंडल कर सकते हो। हैं। और फिर इंटरनेट भी आ गया तो थोड़ा और आसान। हाँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि डेयरी फार्मिंग जैसे बिजनेस में भी, जिसको अभी भी कुछ लोग ये समझते हैं कि ये मॉडर्न बिजनेस नहीं है, लेकिन उस बिजनेस को भी आप मॉडर्न तरीके से कर रहे हो। जी सर। ये अच्छी बात है। अ, ये बताइए, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, क्या आपका फार्म प्रॉफिट में है? बिल्कुल प्रॉफिट में। क्योंकि क्या हो रहा है इसमें मिल्क यील्ड एक मेनली चीज है। और दूसरा है मिल्क क्वालिटी मतलब मतलब दूध का सस्ते प्रोडक्शन कितना प्रोडक्शन और कितना क्वालिटी है कैसा मिल्क है? क्वालिटी कैसे उसके हाँ ऊपर रेट जी। जी। ये होता है। अभी देखिए बाहर अभी महाराष्ट्र में क्या हो गया 28 रुपीज से अभी रेट चालू है होलसेल। होलसेल से। जी। लेकिन हमको 37 38 रुपीज या 40 रुपीज तक भी मिलता है क्योंकि मिल्क होलसेल में। क्वालिटी
वैसा है होलसेल में, यस। ओके। क्योंकि वो हमारा खुद का भी प्लांट है, प्रोसेसिंग प्लांट। हाँ जी। तो उसकी तरफ से थोड़ा वैल्यू एडिशन भी होता है, मतलब जो हम्म। दूध मिल्क पैकिंग करके बेचते हैं या बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हाँ जी। तो इसकी वजह से वैल्यू एडिशन मिलता है। दूसरी चीज है कि मिल्क क्वालिटी ऐसा है कि अभी हम दूसरे भी फार्मर से दूध लेते हैं हाँ जी। जिसका उसमें क्वालिटी रहता है, फिर एंटीबायोटिक्स फ्री, अफ्लाटॉक्सिन फ्री, फिर हम्म। बैक्टीरियल लोड कितना होगा, मतलब ये सब प्रिकॉशन लेने के बाद वो दूध का रेट ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो हम अभी हमारा अभी क्लस्टर फार्मिंग है, उधर से दूध ले रहे हैं, तो वो भी फार्मर का दूध 35 रुपीज से लेते हैं हम, जो कि बाहर 28 रुपीज चल रहा है। तो रेट तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको रेट भी नहीं मिला तो यील्ड ज्यादा होने के बाद आपको रेट उधर आपका मैचअप हाँ हाँ। होता है, मैच होता है। बट और अगर दोनों ही चीजें अच्छी हों हाँ, तो और ज्यादा प्रॉफिट हो जाता और ज्यादा प्रॉफिट होता है। है। गुड। लेकिन मिल्क का ऐसा क्वालिटी आपने बनाया तो आपको रेट मिलेगा। ये बहुत सी कंपनी, नेस्ले या समझिए डायनामिक्स, ये कंपनी भी ज्यादा रेट से दूध लेती है यदि वैसे क्वालिटी का दूध रहेगा तो। और गाय के दूध का डिमांड है, बिल्कुल है डिमांड अभी। तो जितना भी दूध आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो तो सबसे, आपका लग ही रहा है, और आप हाँ, और बाहर से भी प्रोक्योर भी कर परचेज रहे कर हैं। रहे हो सर। हाँ, प्रॉफिटेबल मतलब क्या है कि आप आपका एक एवरेज भी मिल्क का रहना चाहिए मेंटेन, मतलब फार्म का मतलब मिनिमम 15 के ऊपर एवरेज चाहिए जी। आपका। जो गाय जो दूध दे रही है वो सब गाय का एवरेज 15 15 तक मतलब चाहिए, फार्म को सस्टेन करने के सस्टेन लिए, करने के ब्रेक लिए। इवन तक रहने के हाँ लिए। हाँ। ओवरऑल महाराष्ट्र में हम्म, अभी तो हम जैसे ये बारामती जगह, मतलब जो है ये बड़ी अच्छी जगह है जहाँ आपको कल्टीवेशन भी हो सकता है, आप फीड अरेंज कर सकते हैं। हम्म, बट महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, और यहाँ पे हर थोड़े डिस्टेंस के बाद जो मतलब हम्म, लैंड की टाइप बदल जाती है। हम्म। बारामती एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, हम्म। क्या ये जगह बेहतर है डेयरी फार्मिंग के लिए? हाँ, जो बारामती एरिया जो है वो बारिश मतलब थोड़ा कम होता है इस एरिया में। ओके। हाँ, मतलब या मीडियम कह सकते हैं। ठीक है। सब वेदर जो है वो मीडियम रहते हैं, मतलब सर्दी ज्यादा नहीं सर्दी भी ज्यादा रहती, नहीं, गर्मी भी ज्यादा गर्मी नहीं, भी ज्यादा नहीं बारिश भी रहती, ज्यादा नहीं। और बारिश भी ज्यादा नहीं रहती। जी। तो ये थोड़ा फेवरेबल वेदर है एनिमल मतलब फार्मिंग के लिए, जी। एनिमल के लिए भी। मतलब समर का टेम्परेचर 40 के ऊपर ज्यादा नहीं जाता है। कुछ एक 10-15 दिन है मई महीने के, उसमें एक 10-15-20 दिन जाता है 40-41 तक। जी। नहीं तो ऐसा 40 के नीचे टेम्परेचर रहता है। बारिश भी इधर कम रहती है, मतलब एवरेज इधर का 400 mm है बारिश का। फिर ठंड भी ज़्यादा नहीं रहते, मिनिमम टेम्परेचर 13-14 तक आता है रात का, उससे कम नहीं आता है। पर ठंडी तो अच्छी है ना ये वाली गाय के लिए? ठंडी अच्छी है, लेकिन फिर भी 1-2 डिग्री पे, मतलब पंजाब में जितना आती है 1-2-3 डिग्री, तो उतना आने के बाद फिर भी उसको प्रॉब्लम है थोड़ा सा। हम्म। ठीक है। ये थोड़ा तो मतलब ये लोकेशन का भी एक बेनिफिट आपको मिला। लोकेशन का बेनिफिट है। फिर इधर क्या होता है कि बारामती एरिया में ग्रीन फॉडर भी पूरे साल मिलता है। जी। मतलब बाकी जगह क्या रहता है, थोड़ा बारिश के टाइम में आपको ग्रीन फॉडर नहीं मिलेगा, हाँ जी। या गर्मी के टाइम नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो ये इधर नहीं है, इधर कंटिन्यू पानी रहता है, ओके। और ग्रीन फॉडर हाँ कंटिन्यू पूरे साल तक अवेलेबल होता है। जी। और महाराष्ट्र में ही जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं या और रीजन जो महाराष्ट्र में है, क्या वहाँ पर डेयरी फार्मिंग करना बहुत मुश्किल है, या वहाँ की लोकेशन के हिसाब से एडजस्टमेंट करके वहाँ भी सक्सेसफुल हो सकते हैं? नहीं, वहाँ सक्सेसफुल होता है, हो सकता है। वो ऐसा उसका जो शेड का स्ट्रक्चर है जी। वो थोड़ा चेंज करना पड़ता है। मतलब ओके। इधर आप देख सकते हैं कि खुला है, हाँ। तो उधर थोड़ा जो कोकन रीजन है उधर बारिश बहुत ज्यादा जी होती जी। है, या फिर नासिक कोकन, ये हम्म। जो एरिया है उधर बारिश ज्यादा होती है। जो तो सी उधर, कोस्टल बेल्ट है जो। हाँ, सी कोस्टल जो बेल्ट है उधर बारिश ज्यादा होती है। तो उधर आपका शेड का स्ट्रक्चर अलग रहेगा। जी।
और दूसरा चीज कि उसको पूरा साल के लिए साइलेज बना के रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ग्रीन फॉडर। ग्रीन फॉडर बारिश के टाइम अवेलेबल नहीं हो सकता है उधर। राइट। और ऐसे और अगर इधर ऐसा लैंड एक जैसा नहीं है, उधर पहाड़ी एरिया ज्यादा है थोड़ा, तो वो बाहर से परचेस करना पड़ेगा साइलेज उधर एरिया में। और ऐसे ही अगर नागपुर साइड की तरफ देखें, जो जो ये गर्मी बहुत ज्यादा नागपुर जो होती है। है उधर वो विदर्भ एरिया हाँ बोलते हैं हाँ। हम, डिवीजन, विदर्भ डिवीजन। तो उधर क्या होता है, उधर भी इधर के मुकाबले उधर बारिश ज्यादा है, लेकिन उधर एडजस्ट हो सकता है क्योंकि ह्यूमिडिटी उतना नहीं है जितना कोकण में एरिया में है। मतलब इसका खाली शेड का थोड़ा ये बदल दिया स्ट्रक्चर, तो उधर फॉडर अवेलेबल तो उधर हो सकता है। मतलब उधर का मिट्टी अच्छा है, ओके। सब अच्छा है, लेकिन खाली ये है कि उसमें जो गर्मी के मौसम में उधर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, मतलब 45 46 हम्म। ऐसा टेम्परेचर। वो खाली टेम्परेचर का मेंटेन किया है थोड़ा, अलग ब्रीड का मतलब बफेलो किया या ये जर्सी जर्सी। किया, तो वो एडजस्ट हो सकता है, मतलब ज्यादा सेंसिटिव एनिमल नहीं नहीं होना चलता है। चाहिए। और दूसरा ये एक मराठवाड़ा हमारा इधर एरिया है, मतलब जो हाँ जी। औरंगाबाद, मतलब संभाजी नगर बोलते हैं हाँ उसको। जी। हाँ जी। ये लातूर वगैरह हाँ जी। नांदेड़ वो साइड का जो एरिया है, तो उसमें बारिश बहुत ही कम पड़ती है। हम्म। तो उधर चाहे शेड कैसा भी कर सकते, मतलब ऐसा हमारा है वैसा कर सकते, लेकिन खाली बारिश के टाइम पूरे साल का उधर साइलेज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अदर टाइम पानी ही नहीं रहता है उधर। तो ऐसा थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट करके पूरा महाराष्ट्र में हो सकता है। ज्यादा चैलेंजेस कोकण एरिया में, बाकी हम्म। एरिया में कर सकते हैं किधर में। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो आपका शेड का स्ट्रक्चर है वो आपने अपनी लोकेशन के हिसाब से हाँ बनाया है। और ये बात जो आपने बताई वो मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, जी सर। कि वो जिस रीजन में है हम्म उस रीजन में जिस तरह का हाउसिंग चाहिए गाय के लिए हम्म, वो वैसा ही बनाया वैसे जाए। ही बना के। ऐसा नहीं कि कोई मान लो नागपुर साइड में रहता है और वो आपके शेड का कॉपी नहीं। करे, या जो हाँ बहुत जहाँ बारिश ज्यादा होती है वो आपके शेड का कॉपी करे। हाँ। वो जरूरी नहीं कि उनकी लोकेशन पर भी कामयाब होगा। नहीं करेगा ही नहीं। करेगा ही नहीं, हाँ वो उल्टा पड़ जाएगा। हाँ। नहीं, किधर थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, किधर थोड़े मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे। जी जी। हम्म, ओके। तो जो आपने जैसे शुरुआत में बताया कि जब फार्म पहले जब शुरू हुआ था 20 गाय से, हम्म, उसको बिल्कुल आप ट्रेडिशनल तरीके से आपने शुरू किया। जी और फिर 2013-14 में आपने मॉडर्न हम्म, कर लिया। हम्म, इन दोनों में अंतर क्या आया लेबर के अलावा? हम्म, जैसे आपने बताया कि दूध की क्वालिटी आपकी बेस्ट है, हम्म, तो क्या वो मॉडर्नाइजेशन के कारण बेस्ट है या ब्रीड के कारण बेस्ट है? यानी कि जो आपने मॉडर्न किया क्यों? जी एक तो आपने बताया था कि उसमें मेस्टाइटिस या उस तरह की बीमारियों को आपको सामना करना पड़ रहा था। हाँ, उसके अलावा कुछ और भी तो मेजर ऐसा कुछ रहा होगा कि आपने एकदम से ऑल टुगेदर डिफरेंट सेटअप बनाया, हाँ। तो वो क्या रीजन था? नहीं उसमें रीजन क्या है सर कि हमने कुछ इंटरनेट पे भी ये किया, मतलब सर्च किया या कुछ थोड़ा स्टडी किया। जी। उसमें से ये निकल का है कि मतलब इंडिया का जो मिल्क है पूरा ही, तो वो ऐसा दूध पीने लायक जैसा नहीं है। मतलब दूध पीने लायक इन द सेंस कि उसमें हाथ से हम दूध निकाल रहे हैं, तो उसमें दूध जल्दी खराब हो रहा है। हाँ जी। या फिर कुछ डेयरी वाले सुबह का दूध रात का दूध कलेक्ट ही नहीं करते, वो रात का दूध सुबह कलेक्ट करते हैं, तो उसमें बैक्टीरियल लोड बढ़ रहा है या दूध जल्दी खराब हो रहा है। लेकिन कुछ तो उसमें मिला के वो दूध सही करके बेचा जा रहा है, अडल्ट्रेशन हो रही है। अडल्ट्रेशन हो रही है। जी। मतलब दूध का क्वालिटी बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है, तो वो मिल्क हाथ से निकाल रहे हैं। हाथ से निकालने में कुछ चैलेंजेस है कि आदमी का थोड़ा, एक गाय पे उतना स्पीड जितना रहेगा वो दूसरे गाय पे नहीं रहेगा। तीसरी गाय होने के बाद और थोड़ा अलग रहेगा स्पीड, या दबाने का जो उसका ताकत है वो कम पड़ते जाएगा। तो वो नेचुरली जैसे दूध निकलता है या बच्चा दूध पीता है, वो खाली मिल्किंग मशीन में या मिल्किंग पार्लर में आ सकता है, वो आदमी में नहीं आ सकता है। दूसरा चीज ये क्या है कि गाय समझिए आप दूध निकाल रहे हैं, गाय पेशाब कर रही है तो, हाँ, या हाइजीन। गोबर कर रही है, तो हाइजीन। हाइजीन उतना मेंटेन नहीं हो रहा है। फिर दूध जो है वो वैसे ही फार्मर रखते हैं बाल्टी में,
मतलब बकेट में, तो उसमें मक्खियाँ गिर जाती है या कुछ भी गोबर गिरता है, तो ये सब प्रॉब्लम थे। इसलिए फिर हमने पहले बकेट मशीन ली थी। फिर बाद में 200 एनिमल जब क्रॉस हो गए, तो हमने डी लेवल का मिल्किंग पार्लर लगाया, 6x2 का हेरिंगबोन पार्लर, 12 यूनिट का। 12 यूनिट का है। तो एक बार 12 गाय के मिल्किंग होती, तो उसमें पार्लर में एटोमाइजेशन करके क्या फायदा हो गया, मतलब हाथ से निकालते थे, फिर बकेट से, और फिर पार्लर पे क्यों शिफ्ट हो गए। तो एक तो आपको मैंने पहले बताया कि लेबर कम लगती है। हाँ जी। दूसरी चीज क्या है कि मिल्क हाइजीन, मतलब जो मिल्क हाइजीन मेंटेन होती है पार्लर से, कि आपने लगाया मशीन तो दूध ऑटोमेटिक बीएमसी में जाता है, और उधर 4 डिग्री पे कूलिंग होता है। तो ये मिल्क हाइजीन मतलब बैक्टीरियल काउंट कम हो गया आपका दूध का। जी। और जो पार्लर का सिस्टम वो ऑटोमेटिक क्लीनिंग होता है, उसमें आदमी का कौन सा ये नहीं है कि रोल हाथ नहीं से है। धोने का है, या एक दिन धोया ही नहीं लेबर ने, तो अंदर हम्म। कुछ रह गया या खराब हो गया, तो इसलिए वो एक ऑटोमेशन है। और दूध डायरेक्टली कूलर से टैंकर में जाता है, तो जी। उधर हवा का या वेदर का कुछ संपर्क नहीं आता है, आदमी का कुछ संपर्क नहीं आता है, तो विदाउट हैंड टच है। इसलिए मिल्क का क्वालिटी अच्छा रहता है। या उसमें कुछ फिल्टर्स भी है उसमें, तो उसमें कुछ गाय का बाल नहीं जा सकता है, गोबर नहीं जा सकता है, या दूसरी कुछ जो चीज़ है कि जो अनहाइजीनिक है, वो फिल्टर होके दूध जाता है उसमें बीएमसी में। तो ये चीजें होता है आपका, लेबर तो कम लगती है। तो कुल मिला के ये नई टेक्नोलॉजी से, क्योंकि दूध जो है वो गाय के थन से सीधा टैंकर तक पूरा एक क्लोज्ड सर्किट में जा रहा है, जा रहा है। जहां उसको बाहर का जो एनवायरनमेंट है वहां का कोई बैक्टीरिया अंदर नहीं नहीं जा जा पाएगा, उसकी वजह से क्वालिटी मेंटेन है। मेंटेन। प्लस दूध निकलने के बाद तुरंत वो बीएमसी में 4 डिग्री पे ठंडा हो रहा है, उससे उसकी क्वालिटी मेंटेन्ड है। और फिर आगे उसका दूध का अपने पैकेजिंग करना है या कोई और प्रोडक्ट बनाना है, तो उस पॉइंट तक हर चीज अपनी उसमें कवर हो रही है। और दूसरा चीज है कि सर हम अभी एंटीबायोटिक फ्री, मतलब अफ्लाटॉक्सिन फ्री एंटीबायोटिक हाँ। ऐसे भी कुछ क्लेम करते हैं। यस। तो एंटीबायोटिक्स दूध, एंटीबायोटिक्स फ्री दूध बनाने के लिए जिस गाय को समझे, अब गाय बीमार हो गई तो एंटीबायोटिक तो देना देना ही पड़ता है, पड़ता है। देना पड़ता है। लेकिन ये जो हमारा सिस्टम है पार्लर का, हाँ जी। तो उसमें एक फायदा क्या हो गया, और एक फायदा एटोमाइजेशन का, हम्म। कि समझे आपने उसको एंटीबायोटिक दिया, तो हम इधर अंदर ही छोड़ते हैं गए, तो उधर जाने के बाद वो सिस्टम उसको मिल्क ही नहीं निकालती, मतलब एलो नहीं करती वो गाय को कि मिल्क का भी निकाल ले। मतलब डोंट मिल्क में हमने उसमें सॉफ्टवेयर में डाला, तो इधर मिल्क ही नहीं होता है उसका, तो उसका दूध अलग निकलता है बकेट में, उसमें मिक्स नहीं होता है। तो एक एटोमाइजेशन फायदा है कि आपका दूध एंटीबायोटिक फ्री तैयार होता है। ये एक स्मार्ट फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं अभी। आप ये इस इस टेक्नोलॉजी का ये फायदा एक उठा रहे हो कि जिस गाय का ट्रीटमेंट हो रहा है, आपको उसको अलग नहीं करना पड़ता। जी सर। आप उसको मेन हर्ड में ही रखते हो। रखते हो। जब वो पार्लर में आती है, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर में उसको बता रखा है कि इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, चल रहा है। तो वो सॉफ्टवेयर पार्लर के साथ कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड। जैसे ही वो गाय पार्लर में आई, तो मिलकर को भी पता चल जाएगा, या उस मशीन पे एक इंडिकेशन आ जाएगी कि इसका दूध अलग करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट करेंगे। तो गाय की मिल्किंग पार्लर में ही हो गई, लेकिन उसका दूध मेन दूध में मिक्स भी नहीं हुआ, गाय को भी अलग कहीं और नहीं सेपरेट करना पड़ा। आपका दूध की क्वालिटी तो मेंटेन हुई हुई, नो डाउट। लेकिन उसमें ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि जो आपने गाय को सेपरेट नहीं किया और उसको अपने अपने बाकी साथियों के साथ ही रखा, वो गाय के लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन वो उसको स्ट्रेस फिर में नहीं टाइड अप आएगी। करने का हाँ। एक जगह पे रहती आप है, उसको तो अकेला कर दोगे तो वो स्ट्रेस में आ जाएगी। इसमें आती है। दूसरा सर उस सिस्टम का और कुछ फायदे है कि आपको मिल्क समझता है वो गाय ने कितना दिया है, हाँ हाँ। ऑटोमेटिक। फिर वो आपके सॉफ्टवेयर में डाटा उसका स्टोर रहता है, आप कभी भी उसका पीछे का रिकॉर्ड, पिछले लैक्टेशन का 2 4 5 10 लैक्टेशन का मिल्क देख सकते हैं। उधर भी आपको जो मिल्किंग पार्लर में भी आपको दूध दिखाता है, कम दूध दिया तो भी आपको उधर वो मशीन बता दे कि ये गाय ने आपको दूध कम दिया है, उसको चेक करो, एक कुछ वो हीट पे है क्या, या कुछ उसका पेट का प्रॉब्लम है क्या, या राइट। कुछ बीमारी दूसरी है क्या, राइट। तो उसको आपको एक अलर्ट आ सकता है, या
आपको पहले से एक प्रिकॉशन में वो सिस्टम बता देता है कि ये गाय को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, आप उसके तरफ ध्यान दे दो। तो ये एक फायदा है वो सिस्टम का। नहीं तो इतनी सारी गाय में वो ढूंढना मुश्किल है। जी सर। तो गाय का रिकॉर्ड भी बन गया। हाँ और अगर कोई गाय अपने एवरेज से कुछ ऊपर नीचे हो रही है, वो पार्लर में ही पता चल जाता है। जी। सॉफ्टवेयर में तो है ही है, पार्लर में मिलकर को पता चल जाता है, तो मिलकर आपको फिर बता सकता है कि इतना नंबर गाय ने दूध कम दिया है। अब मिलकर भी बता सकते हैं, और आपको सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो उधर भी पता चलता है आपको कि जी ये इतना गाय है, ये ग्रुप का है, जी। और ये गाय ने आज दूध कम दिया। अपने एवरेज से कम दिया है। जी। तो और मैनेजमेंट आसान हो जाए। मैनेजमेंट आसान होता है। दूसरा बाकी सब एनिमल का नंबर डालने के बाद उसके सब चीज मतलब पिछले लैक्टेशन में उसको क्या क्या कब कब क्या हो गया था, मतलब पूरा डेटा उसको उधर सॉफ्टवेयर में, डेल प्रो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, हाँ जी। उसमें सब आता है सब। तो हमारे फार्म पर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, अगर उसमें मोटी मोटी चीजें गिने, एक तो हो गया पार्लर, 12 यूनिट का डिलावल का पार्लर है, जिसके बारे में आपने बताया कि उससे आपका लेबर का भी बेनिफिट हो रहा है, हम्म, दूध की क्वालिटी में भी बेनिफिट हो रहा है। उसके अलावा बीएमसी है। हम्म, उसके अलावा मैं देख रहा हूँ फैंस लगे हुए हैं, हम्म, ये गाय को मतलब गर्मी से बचाने में हेल्प करते हैं। ब्रश लगे हुए हैं, हम्म, वो भी गाय के लिए अच्छी चीज़ है, उनका ब्लड सर्कुलेशन रहता है। और टेक्नोलॉजी में आप क्या, टीएमआर भी है यार। टीएमआर मशीन। टीएमआर मशीन है, उसका बेनिफिट थोड़ा बताएंगे, मतलब पहले टीएमआर से पहले और बाद में हाँ आपको क्या फर्क दिखता है? नहीं, टीएमआर जिधर मतलब जानवर बढ़ता है तो थोड़ा सा आसान नहीं रहता है कि हाथ से ही फीडिंग करें। हम्म। और दूसरा मतलब लेबर बचता है। दूसरा चीज प्रॉपर मिक्सिंग होता है। मतलब हम्म। हम अभी फॉडर में जो है, वो टीएमआर में जो ग्रीन फॉडर में मेज डालते हाँ जी। हैं चॉप करके, फिर लूसर्न डालते हैं, जी। फिर ड्राई पाउडर रहता है, हम्म। और हमारा ही खुद का कॉन्सेंट्रेट फीड रहता है। आपकी फीड मिल में जो जी बनता सर। है। और ये चार टाइप के जो आइटम डालते हैं उसमें, तो आदमी से एक लिमिटेशन रहता है कि कितना वो मिक्सिंग अच्छा कर सकता है जी। मशीन में और आदमी में। हम्म। ये बहुत अंतर है। और हम्म। कुछ मतलब आधा घंटा या 1 आवर तक काम करने के बाद आदमी भी उतना तरीके से कर नहीं पाता। प्रॉपर काम नहीं करता है। तो उसकी वजह से हम टीएमआर मशीन लाए, तो मिक्सिंग सर प्रॉपर होने लगा। और दूसरा फायदा उसका क्या हुआ है कि पेट के प्रॉब्लम जो है डाइजेशन के, हाँ जी। वो बहुत कम हो गए। ठीक है। मतलब वो प्रॉपर मिक्सिंग, मतलब पहले क्या होता था कि कॉन्सेंट्रेट फीड थोड़ा किसी गाय को ज्यादा आ जाता था, हम्म। या किसी गाय को कम, तो प्रोडक्शन में भी कम ज्यादा होता था कि जिसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट जाता है उसका थोड़ा दूध ज्यादा। ज्यादा हो गया। जिसका कुछ गाय हर्ड में ऐसे रहती है कि वो खाली खोजती रहती है कि कॉन्सेंट्रेट किधर मिले मुझे, वो मतलब चुन 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 सकती के। है। हाँ। तो फिर उसका वो उसने भी ज्यादा खाने के बाद फिर उसका पेट खराब पेट होता खराब था, हो जाए। ब्लोट या टिम्पनी, हाँ हाँ। ऐसे थोड़े डाइजेशन के प्रॉब्लम रहते थे। जी। इसलिए फिर हमने टीएमआर मशीन लाई। उसके बाद लेबर बच गई, ये डाइजेशन के प्रॉब्लम बहुत कम हो गए। मिल्क यील्ड जो है वो एक जैसी गाय की रहती है। और काम भी बचता है, क्योंकि क्या होता है यदि लेबर को ज्यादा भी ऐसा लोड का काम या कुछ शारीरिक काम फिजिकल काम ज्यादा रहता है, तो लेबर आपके इधर रहती नहीं है ज्यादा। हम्म। तो उसका काम कम होने के बाद फिर लेबर आपके पास लेबर के लिए सस्टेन। सुविधाजनक हो गया। हाँ हाँ, लेबर और के लिए। उनको काम करने में या आसानी होगी तो वो हाँ, लंबे समय तक लंबे आपके समय फार्म तक पर काम फिर करता है। रहते हैं। जी। ये भी एक मैनेजमेंट का पॉइंट हो गया, हम्म, यस। मतलब गाय का फायदा भी हुआ, हम्म, फार्म का फायदा भी हुआ। जी। दूसरा चीज है कि फैन से तो सबको सब जानते हैं, फैन लगाने के बाद उसको एक तो घर में हवा लगती है तो घर में टेम्परेचर कंट्रोल होता है। जी। दूसरा चीज वेंटिलेशन उसको रहता है, और जो हम्म। फार्म में कुछ गोबर से या यूरिन से जो कुछ गैसेस तैयार होते हैं, मीथेन, मीथेन। अमोनिया, जी। ये फैन से बाहर जाते हैं, तो वो आपको प्रोडक्शन में या डिसीज कंट्रोल में एनवायरनमेंट ठीक रहता है। ठीक रहता है। फिर मक्खियाँ कम रहती है। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो आपका गोबर भी जल्दी सूखता है।
फार्म का आपके फार्म पर मैं देख रहा हूँ मक्खी वैसे ही बहुत कम है। बहुत कम है। मतलब हम बिल्कुल ये गोबर के साथ में ही बैठे हुए हैं, जी सर। मक्खियाँ भी लेकिन कम बहुत है बहुत और कम मक्खी। स्मेल भी नहीं आएगा आपको। हाँ। कौन सा फार्म है ऐसा कि टाइड अप फार्म जो रहते हैं हम्म, उसमें ऐसा 10 गाय होने के बाद भी इतना स्मेल आता है। भरा रहता है। तो तो आप इधर इसके लिए कुछ स्प्रे भी करते हैं मक्खी के लिए, या ये मक्खी के लिए नेचुरली है? नहीं स्प्रे करते, लेकिन जो गोबर डिकम्पोज होने के लिए, हम्म। स्मेल नहीं आना चाहिए आपके फार्म में, गुड बैक्टीरिया बढ़ने के लिए हाँ हम जी। ईएम सॉल्यूशन जो रहता है, इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जी। उसके स्प्रेइंग हर 8 दिन में करते हैं इधर फार्म ठीक पे। है। जी ठीक। सर। ठीक। बीच में आपने जिक्र किया था कि आपने कुछ इंटरनेट पे सर्च किया, या डॉक्टर सावंत जो है वो कुछ ऐसे लोगों से मिले जो इसराइल, यूरोप या और बाहर के कंट्रीज का फार्मिंग समझते थे। क्या आपका भी बाहर जाना हुआ? नहीं, डॉक्टर साहब और मैं दोनों भी अभी तक हम बाहर के देश में नहीं गए फार्म लेकिन देखने के लिए। बाहर से कोई यहाँ आपके फार्म पर? बाहर से बहुत लोग आए, मतलब ऐसा कौन सा, मतलब मिल्क प्रोड्यूसर का जो कंट्री है, हाँ जी। मतलब यूरोप के बहुत कंट्रीज है, हम्म, अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका के वो स्टेट है, साउथ अमेरिका में थोड़ा कम है, जी। अफ्रीका में भी नहीं इतना है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, हाँ जी। ये सब जगह के जो डॉक्टर्स है, या ये डेयरी बिजनेस में या डेयरी प्रोसेसिंग में जो 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 बड़े इंसान हैं, वो सब इधर फार्म पे आके गए हैं। कुछ हमारा अलग लगा तो वो भी लेके गए वो, हम्म, लेकिन उससे ज्यादा हमको भी नॉलेज ज्यादा देके गए हैं वो लोग। तो जो डॉक्टर्स है उन्होंने उधर क्या रिसर्च किया है, इधर क्या करना चाहिए। और कुछ कंपनियां का जो रहती है न्यूट्रिशन में या एटोमाइजेशन में रहे, उनके भी बहुत से डॉक्टर्स हो गए, या कुछ एमडीज हो गए, या कुछ लोग हो गए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमको, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या चल रहा है। तो उनसे हमको सीखने को बहुत मिला है सर। तो कुछ पॉइंट्स बताइए ना, आपने उधर से क्या सीखा? मतलब लूज हाउसिंग का कंसेप्ट ही उधर से हमने सीखा, मतलब जो इधर के डॉक्टर्स गए थे बाहर, हम्म। तो उन्होंने उस टाइम हमको सिखाया कि ऐसे ऐसे शेड रहते, फिर उन्होंने फोटोज दिखाई उधर जाने के बाद कैसे रहते क्या। उधर से ये नॉलेज आ गया कि इसराइल से मेनली, कि उधर ऐसे ऐसे फार्म होते, तो उस टाइप के हमें इसराइल टाइप के शेड बनाए। तो फिर बाकी के कि एंटीबायोटिक्स फ्री, अफ्लाटॉक्सिन फ्री, हेवी मेटल्स फ्री, ऐसा दूध कैसा बनाने का है। तो फिर उधर से फिर कुछ ऑलटेक के हमारे पास आती थी टीम, डायनामिक्स की टीम आती थी, तो उनसे हमने उन्होंने बहुत सिखाया हमको कि एंटीबायोटिक दूध कैसे तैयार करना है, ठीक। अफ्लाटॉक्सिन मतलब टेस्टिंग उसमें क्या क्या है, क्या करने के बाद ये दूध ऐसा तैयार हो सकता है, बैक्टीरियल लोड कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। फिर आप प्री डिपिंग करो, पोस्ट डिपिंग करो, स्ट्रिपिंग करो, या हम्म। पार्लर में सीआईपी कैसा होना चाहिए, हम्म। ये सब एटोमाइजेशन का डी लेवल ने सिखाया हमको। तो ये सब अलग अलग लोगों ने अलग अलग, फिर हाइजीन का डॉक्टर देश पांडे बोल के जो अभी गुजर गए, लेकिन हम्म। उन्होंने हाइजीन का बहुत सिखाया हमें कि इधर फार्म में हाइजीन रखने के लिए कौन से स्प्रे लिए जाते हैं, ये फीड मैनेजर है वो कितने दिन में क्लीन करना चाहिए, वाटर टैंक्स कितने दिन में क्लीन करना चाहिए, उसको वाइट वॉश कितने दिन में करना चाहिए। तो ये सब जो एसओपी है वो उन्होंने सेट करके दिया है हमको, तो उनका बहुत योगदान है। फिर न्यूट्रिशन में डॉक्टर महाजन सर बोल के तो उन्होंने न्यूट्रिशन में हमको बहुत सिखाया है कि पाउडर कौन सा देना चाहिए, फीड कैसा बनाना चाहिए, अलग अलग ग्रुप को अलग अलग फीड बनाना चाहिए, क्योंकि उसकी नीड अलग अलग रहती है, फैट जी। की, जी। प्रोटीन की, मिनरल्स की, विटामिन की। तो ये सब लोगों ने हमको सिखाया है, और हमने वो एडॉप्ट करके आगे चल रहे हैं। आपने बोला कि कुछ यहाँ की प्रैक्टिसेस भी वो उधर लेकर गए, मतलब उन्होंने भी आपसे कुछ सीखा? हाँ, सीखा मतलब क्या सीखा कि उधर बहुत बड़े बड़े फार्म रहते हैं, या कुछ लोग फार्म बनाने को ही ज्यादा पैसा डालते हैं हाँ उसमें, जी। मतलब इंफ्रा को या एटोमाइजेशन को। तो हम्म। एक कम पैसे में कैसे फार्म का हाँ। शेड आपका बन सकता है, जी। पार्लर बन सकता है, या फिर आपके जो रूम से या दूसरे कौन से भी जो जिधर पैसा इकोनॉमिकल कैसे रह वेस्ट सकते? है, हाँ हाँ। वो कैसे कम करना चाहिए। या फिर थोड़ा हम कन्वर्ट हो गए जर्सी की तरफ हो रहे हैं अभी, हम्म। तो उसमें क्या आ रहा है कि
प्रॉब्लम जर्सी में थोड़ा कम है। जी मतलब इम्यूनिटी पावर उसका अच्छा है। बाकी हुप के प्रॉब्लम बहुत कम है। मिल्क यील्ड थोड़ा कम है, लेकिन आपकी बाकी कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट बचती है और फीड का खर्चा कम होता है। तो ये भी थोड़ा देख के गए। उधर भी है, लेकिन इधर का थोड़ा पर सीख के गए हैं वो। ज्यादा नहीं बोल रहा, उनसे नहीं, ज्यादा हम सीखे, हमारे लिए तो प्राउड लेकिन की फिर बात है भी। कि इंडिया से, हाँ आपके फार्म से अगर कुछ लोग उधर के डेवलप्ड कंट्रीज के लोग अगर हमारे से भी कुछ सीखते हैं तो हमारे लिए प्राउड की बात है। जी मैं तो उस चीज़ को एक फीलिंग के साथ जी। ये लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा हम बोलते हैं कि हम उधर से सीख रहे हैं, हाँ हाँ। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि हमारे से भी वो लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसकी एक फीलिंग अलग है। हाँ मैं उस चीज़ को थोड़ा बात करना चाहता था। अभी आपने बात की कि न्यूट्रिशन में आपको जो कंसल्टेंट या जो इसके एक्सपर्ट हैं उन्होंने आपको गाइड किया कि अलग अलग ग्रुप की अलग अलग फीड होनी चाहिए क्योंकि उनकी ज़रूरतें अलग है। जी। आपने कितने ग्रुप बनाए हुए हैं? टोटल 12 ग्रुप है सर हमारा। शेड भी 12 है और ग्रुप भी 12 है। और इन तो 12 के 12 ग्रुप की फीड अलग है क्या? फीड अलग नहीं है। आई मीन फीड से मेरा मतलब मतलब फीड पीएमआर 6 रेशो टाइप की फीड है सर। 6 तरह का आप 6 तरह की feed बनाते हैं, 6 रेसिपीज है। हाँ हाँ। मतलब ट्रांजिशन फीड, मतलब आफ्टर काविंग ट्रांजिशन फीड, हाँ और जी, बिफोर काविंग मतलब क्लोजअप बोलते हैं हाँ उसको। जी, तो 8th मंथ के लिए अलग फीड है, 9th मंथ के लिए अलग फीड है। ठीक है। क्लोजअप में मतलब जी, जब ड्राई करते हैं एनिमल, हाँ जी, उसमें दो है। फिर आफ्टर काविंग ट्रांजिशन पीरियड, मतलब काविंग होने के बाद 2 महीने के लिए अलग फीड है। जी, पीक फिर आने तक। हाँ, पिक करनी। फिर मिड लैक्टेशन को एक फीड है। हम्म। और बाद में फिर काफ स्टार्टर है, और हिफर का। ऐसे 6 टाइप्स की फीड है। 6 तरह से आपने डिवाइड किए डिवाइड हुए हैं। किए हैं सर। तो जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन फैमिली में भी हम्म। बच्चे की फीड अलग होती है, हाँ। छोटे बच्चे की, फिर जब वो ग्रो करके थोड़ा टीन एज में आ जाता है तो डाइट अलग हो जाती है, हम्म। यंग एज में अलग और फिर बुढ़ापे में अलग, तो हम्म। वही थोड़ा हाँ। मतलब सिस्टम है। फीड 6 टाइप के, और ग्रुप हमने कुछ आफ्टर काविंग ये 1 महीने तक अलग ग्रुप है। हाँ फिर जी, उसके बाद 1 महीने के बाद हम फिर यील्ड के ऊपर ग्रुपिंग करते हैं। जी, मतलब 30 के ऊपर जो है वो अलग, 25 to 30, 20 to 25 ऐसे ग्रुप है। फिर प्रेग्नेंट होने के बाद फिर प्रेगनेंसी मंथ के ऊपर ग्रुप से, जी, और ड्राई करने के बाद 8 और 9th मंथ पर। और जो छोटे बच्चे हैं फिर वो प्रेगनेंसी तक एज के उसके ऊपर ग्रुपिंग है। ठीक है। आई थिंक आज के वीडियो में तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर उसके ऊपर डिस्कस करें, लेकिन एक अलग वीडियो हम इसके ऊपर ज़रूर करेंगे कि आप किस ग्रुप में क्या देते हैं, मतलब रेसिपी क्या है हाँ और क्यों है। हाँ। एक मुझे लगता है ये हमें वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर ज़रूर करना हम्म। चाहिए क्योंकि वो पूरे डेयरी फार्मिंग में फीड ही सबसे बड़ा एक कह लो कि कॉस्ट भी है, कोच। और पूरी डेयरी फार्मिंग में दूध की प्रोडक्शन और गाय की हेल्थ के लिए हम्म। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है वो भी फीडिंग है। हम्म। तो इसके ऊपर एक डिटेल में हम ज़रूर एक जी। चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं हेल्थ के ऊपर। कॉमनली कौन कौन सी बीमारी डेयरी डेयरी काउस को होती है कॉमनली, मतलब एक तो हो गया कि होनी ही नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा एक मैंने जैसे मेस्टाइटस और एफएमडी, इनके नाम मैंने सुन रखे हैं थोड़े बहुत, लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? नहीं, कुछ बीमारी ऐसे है कि उस पे वैक्सीन से, हाँ जी, उसके ऊपर से आप 90 to 95% कंट्रोल कर सकते हैं। बचाव में ही बचाव है। 100% नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, 99% तक भी मान लीजिए कि कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ बीमारी है जैसे कि मस्टाइटिस है, या हुप के कुछ प्रॉब्लम्स है, जी, उसके लिए वैक्सीन्स नहीं है, जी, अभी तक तो नहीं है। जी, तो ज्यादातर लोगों में जो टाइड अप है उसमें मस्टाइटिस का ज्यादा प्रॉब्लम है, या फिर बारिश का टाइम रहता है, बिल्कुल, तो उस टाइम सनलाइट नहीं रहता है, बैक्टीरियल हम्म, रहता है, तो उस टाइम थोड़ा हाइजीन नहीं रहेगा फार्म में, तो मस्टाइटिस। या फिर आपकी मिल्किंग प्रैक्टिसेस कैसी है, जी, मिल्किंग के टाइम आप क्या प्रिकॉशन ले रहे जी, हैं, इसके ऊपर वो मस्टाइटिस का प्रॉब्लम ज्यादा है।
हाँ जी। फिर वो ब्रीड के हिसाब से भी बदलता है, एचएफ में ज़्यादा है, जर्सी में कम है, बोपेलो में और कम है। हम्म। तो वो भी डिसीजेस का जो ये रहता है कि कितने बार उनको डिसीज होता है, वो ब्रीड के ऊपर भी रहता है। हम्म। फिर तीसरा चीज के मिल्क यील्ड के ऊपर भी रहता है, जो हाई यील्डर से उसमें बीमारी आने के चांसेस रहते हैं क्योंकि उसको ज़्यादा दूध निकलता है। तो ऐसा है, फिर इसमें ज़्यादातर मेजर बीमारियां जो है मतलब कैटल फार्मिंग में, तो पहले मास्टाइटिस है, फिर थाइलेरिसिस है के, फिर लेमनेस है के, हाँ। फिर बाकी फिर बाहर से आने वाले वायरल बीमारी या बैक्टीरियल बीमारी जो है, मतलब बाहर से संक्रमण हो सकता है, मतलब बाहर किसी फार्म पे आया और फिर इधर भी आपकी फैल तरफ जाती है। फैल जाते हैं, मतलब आदमी की तरफ से हाँ। या हवा की जी जी। इसमें से, मतलब वो मीडिया से फैल सकती है। जी। तो उसमें एफएमडी है, फुट एंड माउथ डिसीज, फिर एचएस और बीक्यू है। वो भी फैलती है। हाँ, फैलती है। ओके। फिर अभी जो नई बीमारी है लंपी स्किन डिसीज, हाँ जी हाँ जी। और जो और ज्यादा फैलने वाले और सबसे खतरनाक है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है फार्मर का भी और किसी डॉक्टर का भी, तो वो ब्रुसेलिसिस है के। जी जी जी। वो ब्रुसेलिसिस, और मतलब खतरनाक क्यों कहते हैं कि वो जूनोटिक डिसीज में आती है, मतलब जानवर से आदमी को भी हो सकती है। हम्म। उसको भी वैक्सीन है, लेकिन खाली वो वैक्सीन 4 to 8 मंथ के एज के बच्चे को ही दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन वो क्या होता है, देने के टाइम भी प्रिकॉशन लेना पड़ता है, तो डॉक्टर लोग ही नहीं देते, ओ। घबराते हैं। हम्म। उसको फिर वो गॉगल लगाना पड़ता है, हाथ में ग्लोव्स है, कहीं ये प्रिक नहीं होना चाहिए अपना नीडल वगैरह, वो ये आँख में नहीं जाना चाहिए। जी वो जी। डरते हैं डॉक्टर लोग, और वो थोड़ा करने का, लेकिन फार्मर ने उसके ऊपर जोर लगाना चाहिए कि हमको ब्रुसेला का वैक्सीन देना है। और बाकी के जो वैक्सीन है, समझिए एपीएमडी हर 4 महीने में एक बार, एचएसबी को एन्युअली 2 बार देना है, मतलब 6 महीने के बाद आप दे सकते हैं। थाइलेरिसिस का साल में एक बार दे सकते हैं। एलएचडी का मतलब लंपी स्किन डिसीज का साल में 2 बार देना पड़ेगा। तो ये वैक्सीन देने के बाद आपका 90 to 95% बीमारी आपका कम हो जाएगा। तो वैक्सीन देना बहुत इम्पोर्टेंट है, और मास्टाइटिस के लिए फिर आपका फार्म का कंफर्ट, हाइजीन और मिल्किंग के टाइम जो प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस है आपके, आपकी प्रैक्टिसेस। और जो फीड है, मतलब हम्म। ये सब डिसीजेस कब आएंगे आपके फीड में, मिनरल्स, विटामिन की लेवल या एनर्जी, प्रोटीन, ये सब ठीक तरह से है, तो उसका भी आने का चांसेस कम रहते हैं। मतलब न्यूट्रिशन भी सही चाहिए जी सर। बीमारियों से बचाव के वैक्सीनेशन। लिए। जी जी। और वैक्सीनेशन भी चाहिए। आपको क्या ऐसा लगता है कि जो अब जैसे आपका तो बड़ा फार्म है और फैमिली के काफी लोग इसमें हैं और खुद डॉक्टर साहब पूरी नॉलेज रखते हैं, जी। लेकिन जो और फार्म है, चाहे वो छोटा फार्म है या बड़ा फार्म है, लेकिन उसमें एक मतलब कोई एक परमानेंट बीच में ऐसा वेटरनरी साइड से एक बंदा जरूर होना चाहिए, हम्म। क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है ये, अगर हम्म। फैल जाए कुछ तो कंट्रोल से भी बाहर हो हम्म। सकता है। तो एक एक बंदा, चाहे छोटा फार्म बड़ा फार्म, कोई वेटरनरी साइड से होना ही चाहिए। जी सर। होना चाहिए ना। नहीं, अभी इधर वेटरनरियन 3 लोग हैं हमारे फार्म पर। हाँ जी, आपका तो बड़ा फार्म है ना। हाँ। मैं उस उनकी जो मान लो 50 गाय तक के, जब से ज्यादा फार्म जो है नहीं, वो उस इस। पे भी सर कि 50 100 का उस तक कुछ वेटरनरियन का जरूरत नहीं है। 100 का उस तक मतलब ओके। स्पेशल वेटरनरियन रखने तो की। उन वो। आप ये कर सकते हैं कि मतलब जो आपके गवर्नमेंट के डॉक्टर हो या जो हम्म। प्रैक्टिस करते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको भी थोड़ा नॉलेज चाहिए कि वो डॉक्टर क्या कर रहा है और क्या हाँ, करना चाहिए। बेसिक ये नॉलेज भी होना थोड़ा चाहिए। बेसिक नॉलेज आपको चाहिए कि मतलब सीमेन कौन से, वो मतलब ब्रीडिंग आप कौन सा करना चाहते हैं, और वो कौन सा बोल रहा है। और हम्म। आपका भी एक क्लियर ये चाहिए कि हमको जर्सी की तरफ जाने का है, एचएफ की तरफ, उसमें भी फिर बुल सिलेक्शन, ब्रीड डेवलपमेंट आप ब्रीड चाहते कैसी है। मतलब बुल सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। हाँ। नहीं तो डॉक्टर आया, उसने जो निकाल के लिया स्ट्रॉ और वही भर दिया, वो मतलब कैसा 20 लीटर गाय का है, 15 लीटर का गाय का है, 50 रुपए का है कि सौ हम्म। रुपए का है, क्या हम्म। 500 रुपए का है, आगे की जनरेशन। तो ठीक नहीं हो सकती है। जी। तो इसी तरह आपको नॉलेज चाहिए एक तो फार्मर को, हम्म। और फिर वो डॉक्टर को आप बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा करो आप। ठीक है ठीक है। अभिजीत जी, आपके फार्म पे लगभग 400
बड़ी गायें हैं, और 300 काफ और हीफर मिला के लगभग लगभग, है ना, 700 का हर्ड है। 400 गाय का मतलब हुआ लगभग साल में 400 काविंग्स। जी। और उतने काफ आपके जब है तो ये तो फिर फार्म पे जगह ही नहीं बचेगी हर साल अगर हमारा फार्म बढ़ता जाएगा। जी। अभी अगर हम सेक्स्ड सीमेन यूज करते हैं तो मोस्टली फीमेल काफ ही आगे आते हैं। हम्म। तो ये फार्म आप और आगे इसी तरह से बढ़ा रहे हैं, या इसको 700 पे लिमिट करके जो गाय है वो आप गाय बेच देते हैं, या कैसे, मतलब? नहीं, अभी हम क्या कर रहे हैं सर, उसमें भी कुछ सेग्रीगेशन कर रहे हैं। जी। तो उसमें पहले तो जो लो यील्ड है वो बेचते हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ लैक्टेशन के ऊपर हो गए तो वो बेचते गए। ठीक है। फिर जो हमारे सॉफ्टवेयर में भी समझता है कि कौन सी गाय ज्यादा बीमार पड़ती है। हम्म। फिर बिहेवियर के ऊपर भी रहता है, पार्लर को अडॉप्ट करते हैं क्या, कि उधर आने के बाद भी लात चलाती है या दूसरे गाय का दूध पीती है। फिर कुछ गाय को क्या होता है, पूरा लौट गए अंदर बाहर रखा, लेकिन एक ही गाय के लिए एक साइड का रुका है उसको। सब गाय को 9 मिनट लगता है तो उसको 13-14 मिनट लगता है क्या? तो वैसे गाय को थोड़ा कलिंग करते हैं, मतलब बेचते हैं बाहर। और फिर फिफ्थ इलेक्ट्रिशियन के बाद भी बेचते हैं, तो ऐसा थोड़ा एक एक क्राइटेरिया लगा के गाय को सेल करते हैं। तो टोटल हर्ड इतने पे मेंटेन? मेंटेन रख अभी तक रखा है, लेकिन अभी हम और 3 शेड करने वाले, तो और 300 गाय बढ़ सकता है, मतलब 1,000 तक जाने वाले हैं। एक शेड 100 गाय के लिए आपका लगभग? ऐसे तो 70 से 80 तक बैठता है एक शेड में, लेकिन हमारा एक अभी बाकी है शेड, मतलब एक और 70 उसमें बैठ सकता है। ठीक है। तो 280 से 300 तक गाय और बैठ सकता है, अभी जगह है अपने जगह है। पास? आपने बताया कि यहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी, ना बहुत ज़्यादा बारिश, लेकिन फिर भी सीजनल चेंजेस तो आते हैं। पंजाब साइड में वो सब एक्सट्रीम है, हम्म। जब गर्मी है तो एक्सट्रीम गर्मी है, सर्दी है तो एक्सट्रीम। तो वहाँ पर थोड़ा सीजनल काविंग का चलन है। हम्म। यहाँ पर कैसा है? नहीं, इधर भी रहते थोड़ा सा ज्यादातर, ऐसा ज्यादा नहीं, लेकिन सितंबर अक्टूबर में ज्यादा काविंग होने का हम देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, आप प्लान करते हो ऐसा? करते हैं सितंबर अक्टूबर में, तो नवंबर दिसंबर में पिक पे आती है, तो उसका दूध ज्यादा ज़्यादा निकाल मिलता है। सकते हैं। और ऐसे भी क्या होता है कि समर में काविंग होने के बाद थोड़ा मिल्क पे भी, यील्ड पे थोड़ा इफेक्ट आता है, तो इसलिए थोड़ा ठंड में कैसे ज्यादा दूध मिले, ये हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जून जुलाई में दूध आपका कम होता होगा। हाँ, कम होता है। तो फिर आपकी जो मार्केट की डिमांड तो बनी रहती है सारा साल एक जैसी। जी। तो अगर जून जुलाई में दूध कम हो जाता है तो फिर वो कैसे मैनेज होता है? नहीं, मतलब इतना भी हम नहीं करते कि समझ आए भी 6,000 लीटर दूध होगा, तो ऐसा भी नहीं कि एकदम 3 पे आएगा। अच्छा, वो ओके। 6,000 का 5, 5.25 ऐसा मेंटेन रहता है। बहुत तो थोड़ा सा। हमारा बाहर का भी कलेक्शन है, वो हाँ। लोग ऐसा प्रैक्टिस नहीं करते हम्म। थोड़ा सा, तो हम्म। उधर से एडजस्ट होता है। और जून जुलाई में क्या होता है, ऑटोमेटिकली बारिश होती है, तो इतना दूध कम नहीं होता है। एक थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है मेरा। जी। आपका फार्म एक बड़ा फार्म है, उसमें 700 अगर एनिमल है, तो आपको कभी डर नहीं लगता कि अगर कुछ बड़ी कोई बीमारी आ गई या कुछ ऐसा मेजर कुछ हो गया तो कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, भी सर क्या होता है, सब हमारा जो है वैक्सीनेशन प्रॉपर रहता है, हम्म। और जो न्यूट्रिशन है वो बहुत अच्छा है, तो हमारा भरोसा है। हम्म। भरोसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अभी फार्म किया अभी 21 साल, अभी 22 साल चालू हो गए, मतलब 2003 में फार्म चालू हाँ किया। जी। उस टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उस टाइम से ये बिजनेस कर रहे हैं। तो क्या हो गया है कि वैक्सीनेशन उस टाइम से प्रॉपर कर रहे हैं, तो अभी तक 2003 से अभी तक 21 साल में एक बार भी कौन सी भी बड़ी बीमारी नहीं आई है फार्म पे। तो अपना कॉन्फिडेंस पूरा है। तो वैक्सीनेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, और हम्म। न्यूट्रिशन के ऊपर, तो बीमारी आती ही नहीं है। आई तो एक आधी दूसरे गाय को, वो भी समझे, आपने देखा होगा कि कोरोना बीमारी नहीं आई थी,
जी। तो उसमें जब तक वैक्सीन नहीं था तब तक मतलब मोर्टेलिटी और जो सीरियस जो जी। पेशेंट होते थे उसकी वजह से होते थे। और जब से वैक्सीनेशन हो गया तब से कुछ लोगों को थोड़ा पर हो गया, लोग मरे नहीं। हम्म। थोड़ा कुछ तो होता था, फीवर आता था, लेकिन 2-4 दिन ट्रीटमेंट लेके फिर ठीक होता था। इसी तरह ये जानवर का भी, उसको वैक्सीनेशन मिल गया तो उसको बीमारी नहीं होती है, या हो गई एक दो गाय को तो उसका सीरियस नहीं एनिमल होते हैं। बीमारी के अलावा भी अभी आपका फार्म बड़ा हुआ है धीरे धीरे। मतलब आपने लेटर से कि ये मॉडर्न फार्म 100 गाय से शुरू किया और 100 से आज आप इतने सालों में यहाँ तक आए, तो आपने जैसी आपकी आगे की रिक्वायरमेंट आती कि आप प्लान धीरे 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 साथ में करते गए, लेकिन फिर भी आज एक ऐसे मुकाम पर हैं जहाँ पे आपकी हर चीज़ पे डिपेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा है, लेबर पर भी, टेक्नोलॉजी पर भी, और फीड अरेंज करने पर भी। तो मतलब मैं किसी नेगेटिव सेंस में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे हमारा फार्म बड़ा होता जा रहा है, हमें जो बाहर से जितनी भी तरह की सपोर्ट लगती है, वो चाहे अपनी मशीनरी की सर्विस को लेके है, वो चाहे फीड की अवेलेबिलिटी को लेके है, वो चाहे सीमेन की अवेलेबिलिटी को लेके है ब्रीडिंग के लिए। डॉक्टर्स तो चलो आप घर के ही हैं सब लोग, लेकिन मेडिसिन भी उतनी बढ़ती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको लगता है कि इजीली मैनेजेबल है? आपका जिस स्केल से फार्म बड़ा हो रहा है उस स्केल से आपको सर्विसेज भी मिल रही हैं और मिलती रहेंगी। और एक मेरे सुनने में आया, मैं वो आपसे वेरीफाई करना चाहता हूँ कि जब फार्म छोटा होता है तब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर लीटर कम होता है, और जब फार्म बड़ा होता जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर लीटर थोड़ा बढ़ जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर है भी तो कितना फर्क पड़ता है? इसमें बिल्कुल सच है, क्योंकि वो क्या होता है, आपको हर्ड बढ़ने के बाद मशीनरी बढ़ानी पड़ती है। जी। दूसरी चीज सब काम आप नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। मतलब समझिए पहले 50 गाय था तो मैं या मेरे जो मामा जी वो सब देखते थे, मतलब पाउडर का भी वही देखते थे, डिसीज हो गया किसी को तो वही देखते थे, ये है करने का है तो वो खुद देखते थे, या फिर फीड का मैनेजमेंट है वो वही देखते थे, हम्म। लेबर का वही देखते थे। तो इतना जानवर होने के बाद एक आदमी नहीं सब देख सकता है, उसके लिए आपको बाहर का मतलब फीड के लिए, हाँ, पाउडर के डिपेंड। लिए अलग आदमी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इधर मतलब ऑन फार्म 24 आवर्स डॉक्टर्स चाहिए, रात को कुछ प्रॉब्लम हो गया, दिन को कुछ जी। प्रॉब्लम हो गया, एक आदमी नहीं कर सकता है, एक छुट्टी पे गया तो दूसरा चाहिए, ऐसा होता है। फिर जो कॉन्सेंट्रेट फीड बनाने का है उसके लिए आपको अलग आदमी चाहिए बनाने के लिए, फीड मिल में। फीड मिल में। जी। या फिर आपने फिर कुछ इस पे खर्चा है एनिमल बढ़ने के बाद, और कुछ खर्चा ऐसा है कि हाइजीन के बारे में समझिए, आपको मास्टाइटिस के लिए प्रिकॉशन लेनी है तो उसके लिए प्री डिप लगेगा, पोस्ट डिप लगेगा, उसका खर्चा बढ़ता है, टिश्यू पेपर लगेगा, स्ट्रिपिंग करने के लिए पर एक अलग आदमी वो तो लगेगा। जितनी गायें हैं, कम गाय के लिए कम लगेगा, पर काउ तो उतना ही लग रहा है ना? हाँ, लेकिन जो फार्मर प्रैक्टिस करते हैं वो 50 एनिमल है, 10 एनिमल, उसके लिए वो अलग से वो करते नहीं है प्रैक्टिसेस। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब अलग आदमी नहीं ना रख सकते कि स्ट्रिपिंग करने के लिए, वो खुद करते हैं फिर। एक एक अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लीजिए छोटा फार्म है 50 गाय तक का, उसको 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए मान लीजिए 25 रुपए का कॉस्ट आता है सब पकड़ के। जी। तो बड़े फार्म पर जब वो 500 700 या 1000 गाय का फार्म हो जाता है तो वो 25 से बढ़ के कितना चला जाएगा? तो 25 से लेके 28-29 रुपीज तक चला तो जाता 2 से 3 रुपए पर है, लीटर बढ़ता कॉस्ट बढ़ जाएगा, है जी। इससे ज्यादा नहीं। नहीं, उससे ज्यादा मतलब। ये है। हाँ। इतना तो एक हम ये लो सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जब लगाई जाएगी इतने बड़े फार्म के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, हम्म। तो ब्याज पड़ता है हाँ, है मतलब ना, इधर इतना बड़ा करने में आपको लोन तो उठाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। तो उसको ब्याज या मशीनरी ऑटोमाइजेशन करने के लिए खर्चा ज्यादा आता है, लेकिन उतनी ज्यादा क्वालिटी का दूध बनने से दूध का रेट भी तो रेट ज्यादा बढ़ बढ़ता जाएगा। है, तो नेट नेट आप प्रॉफिट में ज्यादा आ जाएंगे, ज्यादा आता है। ज्यादा प्रॉफिट में आ जाएंगे। और जानवर कम से कम फिर बीमार पड़ता है ना, हाँ, क्योंकि आपके पास हर चीज अब अच्छी क्वालिटी की आने अच्छी लगी। क्वालिटी के आने लगे। जी। और जो ये फार्मर छोटे रहते हैं फिर वो
फार्म में खुद अपना खुद काम करते हैं, तो उसका कॉस्टिंग पकड़ते नहीं, तो उस हिसाब से थोड़ा कॉस्टिंग उनका कम आता है। जी। या फिर बाकी ये जनरेटर्स वगैरह ये नहीं रहते हैं, तो उसका कॉस्टिंग थोड़ा कम आता है उनको। और लाइट में भी समझ एनर्जी आपका, तो ये जो कनेक्शंस रहते हैं वो उसके रेट में भी बहुत डिफरेंस रहता है। मतलब स्केल, हाँ। कमर्शियल हमारा जो है वो कमर्शियल रेट जो रहता है वो 11-12 रुपीज पर यूनिट पे उसका रेट है। जी। ये फार्मर वो घर का ही लाइट कनेक्शन लेता है तो उसको 6-7 रुपीज हाँ ऐसा रेट है। जी। तो आधा अंतर तो इधर आता है। ऐसा बहुत चीज है कि थोड़ा 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 कॉस्टिंग बढ़ता है ये कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में। आपका खुद का ये डेयरी फार्म और महाराष्ट्र का इन टोटल हम्म। डेयरी फार्म, आप दोनों का फ्यूचर क्या देखते हैं कि आपका खुद का डेयरी फार्म आने वाले और 10-15 साल में किस तरह का होगा? साइज चाहे ये हो या इससे बड़ा हो, लेकिन क्या सेम ऐसे ही रहेगा या आप और इसको अपग्रेड करते जाएंगे? और ओवरऑल महाराष्ट्र की जो डेयरी फार्मिंग है, जो मैं कहूँगा कि अभी बहुत चुनिंदा फार्म है महाराष्ट्र में जो आपकी तरह मॉडर्न फार्मिंग करते हैं। हम्म। ज्यादातर तो अभी बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके से पुराने स्टाइल से ही करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले 15 साल में आपके फार्म में भी अपग्रेडेशन और ज्यादा होगी, और जो छोटे छोटे फार्म है वो भी अपग्रेड करेंगे अपने आप को? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है हमारे फार्म की बात करें तो अपग्रेडेशन तो हमारा अभी एटोमाइजेशन तो है ही, लेकिन हम थोड़ा ब्रीडिंग के ऊपर अभी ये कर रहे हैं कि ठीक है। एचएफ से थोड़ा जर्सी की तरफ जा रहे हैं। जी। क्योंकि क्या होता है एचएफ में बीमारी थोड़ी सी ज्यादा, यील्ड ज्यादा है एचएफ में। हम्म। लेकिन बीमारी भी थोड़ी ज्यादा है, लेमनेस के प्रॉब्लम ज्यादा है, वो सेंसिटिव गाय है। सेंसिटिव गाय है। जी। तो उस हिसाब से और कम मेंटेनेंस थोड़ा कम रहता है जर्सी का, तो उसका दूध कम है। और हम खुद का भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, बाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम हमारा खुद का प्रोसेसिंग प्लांट है। जी। तो जितना मिल्क क्वालिटी अच्छा रहेगी उतना आगे हम कस्टमर को अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट्स या मिल्क दे सकते हैं। तो इसलिए हमने अभी जर्सी पे कन्वर्ट होना हम्म। चालू किया है। तो जर्सी पे कन्वर्ट होने से हमको प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। तो इस पे अपग्रेड हो रहे हैं थोड़ा सा। बाकी हेल्थ मॉनिटरिंग है, हीट डिटेक्शन है, उसके ऊपर अपग्रेड होने वाले हैं हम थोड़े थोड़े दिनों में। फिर कुछ चीज़ें फॉर्डर के बारे में है, मतलब कुछ एटोमाइजेशन उधर भी करने गए। जो फॉर्डर का प्रॉब्लम कभी कभी हो सकता है, मतलब आगे लेबर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें एटोमाइजेशन लाने का थोड़ा सोच रहे हैं कि मेज हार्वेस्टर ला सकते हैं क्या, उससे हम्म। तो साइलेज बना के कुछ दिनों का, 1 महीने का 2 महीने का ऐसा, कभी भी हमको बीच में प्रॉब्लम आ गए तो वो उस पे शिफ्ट हो सकते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़े दिन के लिए। तो ऐसा थोड़ा सा है हमारा कि फॉर्डर मैनेजमेंट की जो ऑटोमाइजेशन हो जो अभी नहीं है, हेल्थ मॉनिटरिंग, हीट डिटेक्शन, और तीसरा ब्रीडिंग का थोड़ा सा ठीक है। ये चीज़ों पे कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ की हर्ड बढ़ा रहे हैं अभी 200-300 गाय का। हम्म। और एक ही जगह पे ज़्यादा नहीं होके ऐसा थोड़ा थोड़ा 500-500 गाय का दो मल्टीपल तीन फार्म। फार्म होना चाहिए, ऐसा थोड़ा सा हमारा विजन ओके, है। ऐसा आपका भी। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि फार्मर के लिए, तो फार्मर के लिए हम अभी 20 गाय के, 50 गाय के, 100 एनिमल के ऐसे फार्म हमने लगाए हैं। हम्म। तो उधर का भी ऐसा ही क्वालिटी का लेते हैं, एंटीबायोटिक्स फ्री, हम्म। अफ्लाटॉक्सिन फ्री। उसका उनको ट्रेनिंग नॉलेज दिए है फार्मर को। उनको रेट भी ज़्यादा देते हैं, मतलब हाँ हाँ। 5 से 6 रुपए तक। जो बाकी के डेरे का रेट रहता है उससे 5 या 6 रुपए तक एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा रेट देते हैं। जी। तो इसका फार्मर का भी थोड़ा अर्निंग बढ़ता है, मतलब उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। दूसरा चीज़ हमारा वेटरनरी सपोर्ट भी है उनको, मतलब अभी 7 से 8 डॉक्टर है उधर, वेटरनरी डॉक्टर्स कि वो फ्री में सर्विस देते हैं वो फार्म पे। मतलब हम उनके उन कॉल आ गए तो वो तुरंत जाते हैं उधर, उनका कुछ हो तो वो सब सर्विसेज, वेटरनरी सर्विसेज हम फार्मर को दे रहे हैं अभी। फिर वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग, उसका भी प्रोटोकॉल रहता है, वो भी हम फॉलो करते हैं वो सब फार्म पे। तो ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब फार्मिंग कैसा करना चाहिए, हम्म। हमारे इधर कुछ लोग आते हैं हमको नॉलेज दे के जाते हैं, तो फिर
वो इधर कुछ इम्प्लीमेंट किया तो उधर भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो फार्म पे, और उनका दूध परचेस करते हैं। तो एक तरीके से आप छोटे फार्मर्स को सपोर्ट भी कर रहे हो, जी जी ट्रेनिंग देकर, जी। उनको दूध का अच्छा प्राइस देकर। हम्म और वो जब इस तरह के और एग्जाम्पल बनते जाएंगे हम्म तो पूरे महाराष्ट्र में या इवन और बाकी स्टेट्स में भी हम्म। उसके जैसे और अच्छे फार्म आते जाएंगे। आप तो ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेयरी फार्मिंग का फ्यूचर अच्छा है। मतलब पहला ऐसा क्लस्टर रहेगा कि खाली मिल्क क्वालिटी के ऊपर काम करता है, मतलब जो त्रिमूर्ति क्लस्टर है, हम्म। कि पहला ऐसा डेयरी होगी या क्लस्टर होगा, हम क्लस्टर बोलते हैं उसको, हाँ हाँ। त्रिमूर्ति क्लस्टर, कि जिसमें एंटीबायोटिक्स फ्री, अफ्लाटॉक्सिन फ्री, लो बैक्टीरियल काउंट ऐसे इसके ऊपर दूध लेते हैं और सेल भी करते हैं। एक मतलब भारत का पहला ऐसा एक क्लस्टर होगा। उसी तरह हम काम कर रहे हैं, वेटरनरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और ऐसा दूध ले रहे हैं। लेकिन फिर फ्यूचर में ऐसा होता है कि जानवर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा प्रॉफिट फार्मर को भी अच्छा रहता है, मतलब कम से कम 30 गाय 40 गाय के ऊपर फार्मर चाहिए थोड़ा, ये हम वो भी थोड़ा ये कर रहे हैं कि हम्म। जिसका 10 होगा उसको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं, तो वो कम से कम 30 गाय के इधर जाना चाहिए, उसकी 20, वायबिलिटी बनी 10 रहे। का 20, 20 का 30, 30 का हाँ। 50 ऐसा। थोड़ा बैंक को भी थोड़ा ले रहे हैं साथ में, और उसको फाइनेंशियल थोड़ा प्रोवाइड करके, लोन प्रोवाइड करके बढ़ा रहे, क्योंकि जितना आपका 10 गाय में खर्चा बाकी का होगा, लेबर का, लाइट का या बाकी का, वो उतना 50 गाय की पे भी होने वाला है, सेम। जो फिक्स कॉस्ट है, कॉस्टिंग है, जी। तो वो उतनी गाय पे भी होने वाले हैं। और फिर उसका अर्निंग समझ अभी 20,000 20 एनिमल पे या 30,000 मिल रहा है, तो 60-70 हजार 1 लाख रुपए मिल गए उसके काम करते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा ठीक लगता है, और वो प्रॉपर बंद बंद नहीं करता है ये बिजनेस, हम्म। और बढ़ाता है। तो शुरुआत में जैसे आपने कहा था कि जब हम एडल्ट्रेशन की एक बात कर रहे थे तो हम्म आपने कहा था कि बहुत सारे फार्म ऐसे हैं जो कुछ भी बना के उसको दूध कह के बेच देते हैं। बेचते हैं। तो इस तरह की हाई क्वालिटी का दूध बनाने वाले फार्म जब पूरे इंडिया में बढ़ने लगेंगे तो उम्मीद करते हैं कि सबको प्योर दूध और अच्छी क्वालिटी का दूध मिलेगा। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा फार्मर के साथ साथ जो कंज्यूमर है, जो जो उस दूध को पीने वाले कंज्यूमर कंज्यूमर है, उनको भी अवेयरनेस हमें देनी चाहिए कि असली दूध क्या होता है, उसकी पहचान कैसे करें, ताकि अगर कोई उनको डुप्लीकेट दूध देने की कोशिश करता है तो वो पहचान सके हम्म और उससे ना ले। हम्म वो उनकी हेल्थ के लिए भी खराब है हम्म और इस इंडस्ट्री के लिए तो खराब है ही है। हम्म तो अगर कंज्यूमर की अवेयरनेस बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि क्वालिटी अपने आप, जब वो डिमांड करेगा कि मुझे प्योर दूध ही चाहिए, हम्म तो फिर जो प्योर दूध नहीं भी बना रहा उसके उसको भी मजबूरी में प्योर दूध ही देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। नहीं, वो तो हम एडवर्टाइज में या जो कुछ बताते हैं हम दूध सेल करने के टाइम कस्टमर को, कि हमारा क्योंकि बहुत से कस्टमर ऐसे हैं कि अवेयरनेस नहीं है हमारे इधर, हम्म उनको एंटीबायोटिक्स फ्री मतलब मालूम नहीं है अपलोड, हम्म। फिर उनको बताना पड़ता है कि ये एंटीबायोटिक क्या, मतलब दूध में आने के बाद क्या होता है, और फिर आपके बॉडी में जाने के बाद फिर क्या क्या होता है। होता है। फिर अफ्लाटॉक्सिन का ऐसा ही है, मतलब हम्म। कि अफ्लाटॉक्सिन मतलब रहता है वो दूध में, गाय में जाने के बाद गाय के तो हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट करता है, लेकिन हम्म। आपके बॉडी के ऊपर, आपके घर में छोटे बच्चे रहते हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट करता है, जी जी। तो ये सब समझाना पड़ता है। फिर ऑक्सीटोसिन जो है वो ज्यादा बफेलो में, हम्म। जो इंडिजिनस ब्रीड है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता है लेट डाउन का, तो उधर ऑक्सीटोसिन का यूज ज्यादा होता है। जी जी जी। तो उस वो आपके दूध में आने के बाद और फिर आपके बॉडी में जाने के बाद क्या इफेक्ट होता है आपकी हेल्थ के ऊपर, बिल्कुल। तो ये सारी बातें कस्टमर को समझानी पड़ती है। जी जी। लेकिन कुछ अभी जो सिटी में जो अभी यंग जनरेशन है, इनको सब थोड़ा थोड़ा मालूम होने लगा है, तो वो हम्म। थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं अच्छी मिल्क बात है। ऐसे मिल्क बहुत के ऊपर, और ऐसा फार्मर ने भी प्रोड्यूस किया ऐसा दूध, तो उसको डिमांड रहेगी और लोग कीमत देने के लिए तो तैयार है। एक थोड़ी सी जो मुझे कंसर्निंग लगता है, मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। जी आज की डेट में बहुत से लोग जो हैं वो
न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से कंसल्ट करते हैं, चाहे वो अपने डायबिटीज के लिए करते हो या वेट रिड्यूस करने के लिए करते हो, ज्यादातर डॉक्टर उनको दूध और डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहने के लिए सलाह देते हैं। और उसका बेस वो ये बताते हैं कि अच्छी क्वालिटी का दूध अवेलेबल नहीं है, प्लस अगर अच्छी क्वालिटी का कहने को है लेकिन वो एक ऐसे फार्म से आ रहा है जहाँ गाय को कंफर्ट नहीं है या गाय खुश नहीं है, तो खुश गाय नहीं है इसलिए उससे पैदा किया हुआ दूध भी आपको अंदर आपकी बॉडी के कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने, अब आम पब्लिक के लिए ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि किस फार्म पे गाय कैसे रखी हुई है। उनको तो पैकेट के ऊपर जो लिखा हुआ है वो वही पता है सिर्फ। जी। तो बहुत सारे लोगों ने दूध और दूध के प्रोडक्ट्स को यूज करना बिल्कुल ही कम कर दिया, या यहाँ तक भी कुछ फैमिलीज मैंने देखी जिन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। जी। तो क्या ये हमारे लिए थोड़ा कंसर्निंग नहीं है इस इंडस्ट्री के लिए? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि क्या होता है, दूध में अडल्ट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा है इधर। जी। वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, मतलब पहले तो सबसे पहले फार्म में कम करना, मतलब करना ही नहीं चाहिए। दूसरा चीज, कुछ ये प्रोसेसिंग करने वाले रहते हैं, उन्होंने भी थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और तीसरा चीज क्या है सर, कि मिल्क का अभी आप भी देखते हैं कि छोटे बच्चे को कुछ सूट होता नहीं है मिल्क, हाँ, या पेडियाट्रिक बोलते हैं कि आपको कि इसको दूध पहले बंद करो, फिर वो बच्चा ठीक हो जाएगा, या लैक्टोज इंटॉलरेंट, पाउडर का दूध पिलाओ, वो आजकल एक कॉमन टर्म चलती है, लैक्टोज इंटॉलरेंट। लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो क्या होता है बेसिकली, क्योंकि मिल्क में अडल्ट्रेशन रहता है। जी। दूसरा चीज, मिल्क में बैक्टीरियल काउंट ज्यादा रहता है, या कुछ उसने बैक्टीरिया पाश्चराइजेशन में खत्म होते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे उनके पॉइजन छोड़ देते हैं उसमें, कि वो हमारे लिए, बॉडी के लिए थोड़े हार्मफुल हार्मफुल है। है। तो इस वजह से वो बच्चों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन हम ये क्लेम करते हैं कि आज बच्चा बॉर्न हो गया है, तो कल से भी हमारा दूध पिला सकते हैं, उसको कुछ भी नहीं हो सकता, आपका इतना अच्छी क्वालिटी उसका गारंटी है हमारा। क्योंकि बैक्टीरियल काउंट की तरफ ध्यान देते हैं, एंटीबायोटिक्स, अफ्लाटॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन, हेवी मेटल्स है, तो ये टेस्टिंग हम हर रोज करते हैं उधर हमारे प्रोसेसिंग प्लांट। तो ये हम चैलेंज करते हैं, ये दूध पिलाओ, आपको बच्चों को कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये सब फार्मर ने, और सब जो दूध लेते हैं उसने भी थोड़ा फार्मर की तरफ थोड़ा ध्यान देके उसको थोड़ा ट्रेनिंग देके ये सब बातें सिखानी चाहिए। और सब इंडिया में ऐसा दूध मिले सब बच्चों को, या जो मतलब सभी पॉपुलेशन को ऐसा दूध मिले, इससे थोड़ा सा हेल्थ अच्छी रहेगी। तीसरा चीज, आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि दूध बंद करो, हाँ। तो ये सब चीजों से भी बोलते हैं। तीसरा बोलते हैं कि वो A1 चाहिए, A1 A2 चाहिए। A2। ये थोड़ा अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इंडिया में जो पॉपुलेशन है कैटल का या बफेलो का, बफेलो तो 100% A2 है। हाँ जी। और हमने पहले गाय से इधर सब इंडिया में क्रॉसिंग हो गए, ब्रीड क्रॉसिंग। उससे क्या होता है कि 90% हमारे एनिमल A2 ही है, ठीक है सब जगह इंडिया में। जी। और हमारा तो हमने सर्टिफिकेट बनाया है उसका डीएनए टेस्ट करके, हमारे इधर के 100% एनिमल A2 है। क्योंकि हम अभी 14 साल हो गए सर A2 सीमेन का यूज कर रहे हैं, A2 बुल जो टेस्टेड है। मतलब ऐसा नहीं रहता है कि खाली इंडिजिनस या बफेलो में A2 रहता है, हाँ। जर्सी एचएफ में भी A2 है। सिलेक्टिव बुल से या गाय से, उसका आप सीमेन फार्मर यूज करके फिर आपका हर्ड A2 तरफ ले जा सकते हैं। ये बड़ी लेकिन अच्छी उसका भी ऐसा अभी तक ये प्रूव नहीं हो गया है कि A1 दूध पीने से आपको ये डायबिटीज या बीपी बढ़ता है या हार्ट अटैक आता है। ये थोड़ा सा एक एडवर्टाइज या कुछ कंपनियों ने भी ये किया है। A2 एक कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड, उधर उसका काम चलता है, तो उसने भी थोड़ा एडवर्टाइज के लिए भी ये किया है। और कुछ यूरोपियन यूनियन है, उस उन्होंने 2007 में ये रिपोर्ट दी है कि ऐसा A1 दूध पीने से आपको ऊपर कुछ एडवर्स इफेक्ट होता है, ऐसा कुछ रिसर्च करके ऐसा प्रूव नहीं हो गया है अभी तक। उधर तो यूरोप में तो अभी कुछ फ्रांस जैसा देश है, उधर तो 100% का A1 दूध है।
तो उधर की भी दूध लोग पीते हैं या कंज्यूम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उधर हमारे से ज्यादा एवरेज एज है उधर, हाँ मतलब हाँ 75-80 तक जी एवरेज एज है। जी और हमारा अभी 50 तक ही है। जी। तो वो लोग पीते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस उनका एज एवरेज कम हो गया, वो लोग मर रहे हैं वो दूध पी के, A1 दूध पी के। ऐसा नहीं, और ऐसा प्रूव नहीं हो गया है अभी तक। लेकिन हम कंसर्न कर रहे हैं कि आगे इसका मार्केट ऐसा ऐसा हो सकता है, तो हम पीछे नहीं रहने के लिए A2 A2 दूध A2। का। और क्या, हमको भी A2 दूध का वो एडवांटेज मिलता है रेट के इसमें। ओके। मतलब मेरी तरफ से जो मैंने क्वेश्चंस सोच के रखे हुए थे वो ऑलमोस्ट सारे हो गए। लास्ट में मैं दो चीज़ें और पूछना चाहता हूँ आपसे। अ, आप आने वाले जो यंगस्टर और नए डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लस त्रिमूर्ति डेयरी फार्म में कोई एक या दो ऐसी चीजें बताइए जो कोई यहाँ से जो सीख कर जाए और वो मतलब रामबाण की तरह 100% जो भी उसको यूज करे उसको फायदा ही होगा। तो वो प्लीज आप बताइए। तो इधर से लेके जाने के लिए आपको कम कॉस्टिंग का फार्म कैसे बना सकते हैं, मतलब शेड बना सकते हैं। हम्म। फिर मतलब कम कीमत में फॉडर मैनेजमेंट, ये कॉस्ट चीज़ें। इफेक्टिव डेयरी फार्मिंग। और दूसरा चीज ब्रीडिंग के ऊपर जो हमने ये किया है कि कम पैसे में आप कैसे दूध तैयार कर सकते हैं। हम्म। तो ब्रीड एक हमारा है जर्सी का, वो एक दे सकते हैं लोग, और उसके हिसाब से अभी सब जगह एच पे, तो जर्सी का कैसे करना चाहिए वो भी थोड़ा क्योंकि जर्सी सबसे पहले इंडिया में जर्सी का वो इम्पोर्ट की गई थी, या सीमेंट जो है वो जर्सी का। लेकिन बाद में ये एचएफ की, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक बड़ी है, गाय दिखने में अच्छी है, तो वो एडॉप्ट हो गई फार्मर की तरफ से। लेकिन ये एक देखने में है कि जर्सी का उसे कैसे फार्मिंग लो कॉस्ट में कैसे कर सकते हैं, वो एक देखने लायक है हमारा। और पहला सवाल क्या था सर आपका? वो ये था कि आपका मैसेज नए फार्मर के लिए मतलब नए कोई सलाह। जो यंग जनरेशन है उन्होंने ज्यादातर आना चाहिए इसमें। तो एक और दूसरा जो क्या है कि हम साइड बिजनेस समझते हैं उसको, तो एक मेन बिजनेस समझना चाहिए, मिल फुल टाइम। फुल टाइम। उसने फुल टाइम वही देखना चाहिए, डेयरी फार्मिंग है। जी और शुरुआत में आपको जितना बड़ा हर्ड होता है उसके हिसाब से आप खुद देख सकते हैं, बाद में फिर मैनेजमेंट लगा सकते हैं कि आदमी अलग अलग रखने का। लेकिन शुरुआत में आपको 24/7 वो बिजनेस पे ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि गाय का बिहेवियर आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। फिर गाय रिप्रोडक्शन मालूम होना चाहिए, हाइजीन मालूम होना चाहिए, न्यूट्रिशन मालूम होना चाहिए, काफ रेयरिंग मालूम होना चाहिए, ड्राई एनिमल का मैनेजमेंट मालूम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपने सीखना भी चाहिए, किधर ट्रेनिंग लेना चाहिए दूसरे फार्म पे जाके, कुछ फार्म्स देखने चाहिए, उनके शेड के स्ट्रक्चर देखने चाहिए, कुछ बुक्स या इंटरनेट पे नॉलेज लेना चाहिए। तो ये है। लेकिन हार्ड वर्क के लिए कौन से भी बिजनेस में कुछ ऑप्शंस नहीं है, हार्ड वर्क करके ही जी। सक्सेस हो जा सकता है। तो हार्ड वर्क करके और इसका नॉलेज लेके बिजनेस में उतरना चाहिए। तो मतलब हार्ड वर्क भी होना चाहिए, विजन क्लियर होना जी। चाहिए और साथ में स्मार्ट भी होना चाहिए हाँ जी। आज के हिसाब से। हाँ। तो अभिजीत जी आपने अपना कीमती समय दिया और आपने जितनी भी बातें बताई हैं मुझे लगता है हर एक बात वजन रखती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी डेयरी फार्मर या फ्यूचर डेयरी फार्मर इस वीडियो को देखेंगे आपकी बातें उनको बहुत फायदा पहुंचाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और हम जल्दी दोबारा फिर मिलेंगे ठीक है। ग्रुप्स की न्यूट्रिशन को लेके और भी साथ में जो कुछ संबंधित और वीडियो में हम जो डिस्कशन कर पाए। फिर से वही मोटिव हमारा रहेगा कि जैसे आपका मोटिव है कि डेयरी फार्मिंग सक्सेसफुल होनी चाहिए, अगर कोई सक्सेसफुल नहीं है तो वो क्यों नहीं है, वहां से आपने ये डेयरी फार्म शुरू किया था। बस उसी तरह से इस चैनल का भी मोटिव यही है कि डेयरी फार्मिंग को जो मैक्सिमम नॉलेज मिल सके दूसरे सक्सेसफुल फार्मर से वो पहुंचाई जा सके। थैंक यू वेरी मच।